गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? अरे भैया, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। तो भाई साहब, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता हुआ। ओके। आज बॉटनी की, अबे तुमको यार, केमिस्ट्री की क्लास है पहले, तो पहले हाँ, केमिस्ट्री की क्लास एकदम पहले साथ साथ में चलते चलो। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चैप्टर भैया। छोटी छोटी बातें 2 दिनों से चल रही थी। इस हफ्ते की शुरुआत, पिछले हफ्ते की शुरुआत भी हमने छोटी छोटी बातों से करी थी। इस हफ्ते की शुरुआत भी भैया हमने छोटी छोटी बातों से ही करी है कि भैया ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, छोटा छोटा जानते हो। देखो भाई, हर हर एक चैप्टर का एक अपना फ्लो होता है। उस चैप्टर के फ्लो को हमने मोल पढ़ा, मोल के बाद छोटा सा हम बोल सकते हैं ब्रेक ले लिया हमने कि थोड़ा थ्योरी चीजें आ गई, थोड़ी छोटी छोटी बेसिक मैथ्स की चीजें आ गई। लेकिन भैया मजेदार चीजें अब आने वाली हैं। आज पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, गैसियस लॉज के बारे में, गैसेस कैसे काम करती है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के बाद भाई साहब। हाँ, अरे एकदम एकदम टेंशन। तुम काहे, मतलब टेंशन काहे लिए हो? तुम्हारा जो देखो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टोइकोमेट्री है, क्योंकि तुम्हें शायद अभी जस्ट रीजन भी पता चल रहा होगा। मेरे लिए राउंडिंग ऑफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं वो टीचर नहीं कि भाई साहब बाद में जाके बोलूं कि अरे यार ये तो मैंने उस बैच में कराया था। मैं भाई सब कुछ इसी बैच में करा दूंगा। ठीक है, मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। अदरवाइज तुम खुद इतने दिनों से पढ़ रहे हो, एसआई बेस्ड यूनिट्स का डेफिनेशन कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता भाई। कौन देखता है? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे भाई, आज नहीं तो कल। जब तक तुम, हाँ, क्वेश्चन करा दिए नहीं कराएंगे, काहे कराएंगे आपको क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, केवीडी करा दो। अच्छा भाई, तुमको आज पढ़ के आया है, उस दिन कराएंगे जिस दिन तू बिना पढ़े आएगा। उस दिन बुरा लगेगा ना, उस दिन मोटी किताब लेके आएगा। एक बोल, अरे सच, केबीडी करा दूं? क्यों कराऊं केबीडी? पढ़ के आए हो ना। अरे केबीडी ओबीडी बेकार चीज है, मैं नहीं कराता ये सब। उस दिन केबीडी करने में मजा आएगा जिस दिन तुम पढ़ के नहीं आते हो। अब पहले से पढ़ के आओगे, क्वेश्चन खटाखट टिक मार दोगे। इसीलिए इसीलिए भैया ध्यान सुनना एकदम। एनसीईआरटी भाई साहब, कितने लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कल होमवर्क में ही बोल दिया था कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट करके दिए थे शायद। कहाँ गया एनसीईआरटी भाई? मेरा ही एनसीईआरटी किधर गया? अबे किताबें कहाँ गई? ठीक है, एनसीईआरटी भाई साहब कितने लोगों ने किया है कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। भाई साहब एनसीईआरटी, तुमको रियलाइज भी नहीं होगा भाई, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू भी चेंज नहीं करता भाई एनटीए। ठीक है, हो जाएगा। अब भैया जितने लोगों ने एनसीईआरटी नहीं करी है प्लीज कर लीजिएगा। केबीडी की बहुत डिमांड आ रही है, लेकिन भाई साहब केबीडी क्या यार, साइंटिफिक नोटेशन का क्या केबीडी करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर का क्या केबीडी करोगे? केबीडी करा दिया जाएगा, टेंशन मतलब। आज की क्लास तो होगी ना, पहले आज की क्लास करें पहले, उसके बाद पता चलेगा ना कि सर क्यों कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एनसीईआरटी नहीं करेंगे भैया प्लीज देख लीजिएगा, मेरी तरफ से भाई मैं होमवर्क देते जा रहा हूं। जो लोग साथ साथ चलेंगे उनको पता चल रहा है अपने पास भैया। देखेंगे छोटे छोटा 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 करते करते भी हम लोग अब अच्छा खासा लेक्चर में आगे आ चुके हैं, अच्छे खासे लेक्चर में आगे आ चुके हैं। अगर आप देखें पुरानी चीजों को तो आपने कहां से स्टार्ट किया था, बस याद दिला रहा हूं कि देखो धीरे धीरे तुम कहां तक आ गए हो। सर सबसे पहले क्लास में भैया बहुत ही अजीब अजीब सा चैप्टर का नाम मैटर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फिर बात याद करो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा था। भैया टॉपिक अपने नोट्स के पलटते चलो, इसी बहाने रिवाइज होता जाएगा, पता भी चलेगा कितना याद आ रहा है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ा था, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ा था। सर डिफरेंसेस याद किए थे, एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ा था। फिर आइसोटर्म्स पढ़े थे कि सर आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। फिर एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था। और जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे थे तो वहीं पर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। देख लो बेटा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपकी अभी तक हो चुकी हैं यहां तक। सर ये सारी बातें डिफरेंस पता चल रही होंगी आपको। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था।
फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट कि भैया मोल का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले भैया मोल का मास के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। फिर भैया मोल का भैया किसके साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ किया था। और भाई साहब इसके साथ साथ हम लोगों ने मोल का भैया गैस के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया था। सर मोल पढ़ लिया था, यहां तक सब कुछ किया हुआ है। सर ब्लॉग नंबर 8 तक क्या आपको याद आ रही हैं बातें हम लोगों ने करी हुई हैं? फिर देखोगे तो मैं यहां पर क्या बोल रहा था, सर यहां देख लीजिएगा, मोल का रिलेशनशिप पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा छोटी छोटी बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाने की कोशिश करी। मैंने पहले मोल के क्वेश्चंस कराए और बेसिक मैथ में जैसे साइंटिफिक नोटेशन करा दिया है, सर यहां पर देखेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दिया गया है। क्वेश्चंस आएंगे बेटा, फिर देख लेना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बातें आएंगी। सर याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद राउंडिंग ऑफ। बेटा जैसे जैसे मैं ये नाम लिख रहा हूं, पेज अपने अपने नोट्स के पलट सकते हो जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं या जैसे भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। क्या ये बातें याद आ रही है? सर यहां पर देखोगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की भी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, बेसिक मैथ में। और क्या था भाई, यूनिट कन्वर्जन या फिर हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस भी कर लिया था कि सर कैसे कन्वर्ट होते हैं, किस तरह की चीजें कन्वर्ट होती हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कर लिया है। सर ये सारी बात मेरे लिए बेसिक मैथ में आएंगी। सर यहां तक की सारी बातें कर ली। सर एकदम मोटी किताब सीरीज कब आएगा? चैप्टर तो खत्म होने दो। मतलब सर खाली आप ही मेहनत करो, तुम मेरे मेहनत कहीं से, सर मोटी किताब कब आएगा बेटा, आएगा। चैप्टर तो खत्म करो, पहले चैप्टर तो खत्म हो, पहले ही सर सारा क्वेश्चन आप कर दो, हम लोग देख के बताएंगे कि कैसा चल रहा है तैयारी। फिर भैया बहुत बेसिक से टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। बेसिक टर्म्स दैट मीन्स कि सर मास किसको बोलते हैं, सर वेट किसको बोलते हैं, डेंसिटी किसको बोलते हैं, उनके बीच का रिलेशन किसको याद आ रहा है कि सर डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये सब बेसिक बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया हुआ था। तो हम लोग यहां तक देखो भाई साहब 8 ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो कम से कम 16-17 टॉपिक हो चुका है। यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है तो बेटा प्रैक्टिस करो, इसीलिए बोला मॉड्यूल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अरे हाँ यार वो भी तो रह गया, कहीं एडजस्ट कर देते, इधर ही एडजस्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ एनसीईआरटी में डेवलपमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताया गया था, तो वो सब चीजें भी हमने फिनिश कर ली हैं। श्योर है? अब भैया छोटी छोटी, आज ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा मैं, आज भैया छोटी छोटी बात। जैसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला, इतनी बड़ी बात शायद देखना, और प्लीज बेटा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो अलग टाइप की चीजें करने वाले। केबीडी होगा, जो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा उसी का केबीडी करा दूंगा। और कल जितने लोग केबीडी के लिए तावले हो रहे हैं बेटा, हाँ मेरा भी प्लान तुमसे है क्वेश्चन पूछने का। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, बस मैं प्लान इसलिए भी क्योंकि अभी मोल कॉन्सेप्ट के बाद मिक्सिंग हुई नहीं, उतने अच्छे टॉपिक्स आए नहीं, तो इसका केबीडी उतना मजेदार बनेगा नहीं। इसीलिए मैं अपने पास मेरा कल का प्रॉमिस है, कल बेटा ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन का चैलेंज लेते हैं। जो भी पढ़ा है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का चैलेंज, इज्जत की बात करते हैं और क्या, तब तुम लोग जोश में आओगे। कल भैया ज्यादा नहीं, कल का केबीडी भैया ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लेकिन 10 क्वेश्चन का भैया चैलेंज है। देखते हैं कौन कितना पढ़ के आता है। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे हैं, कल 10 क्वेश्चन का केबीडी कर लेते हैं अपना अपना भाई साहब। हाँ तुम अपना तीर कमान निकाल के लाओ, हम भी इधर से लेके आते हैं, एकदम कल देख लेते हैं, चैलेंज ले लो। कोई आज केबीडी आज तो बेटा आज रियल टॉपिक चालू होगा। अब इसका केबीडी क्या करेगा तू मेरे से बता? मैं क्या तुझको 1 पिकोमीटर का केबीडी कराऊं? तुझको मैं बोल रहा हूं, तुझ इतना सारा टॉपिक, ये भैया कल का होमवर्क है, कल का चैलेंज है। सर पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, एकदम सिलेक्शन वाला चैलेंज है। हाँ होता है ना, जैसे मैसेज नहीं आता, इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करे, नहीं तो आपका अधूरा काम रह जाएगा। तो ऐसे ही सर कल 10 क्वेश्चन का चैलेंज है, पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सिलेक्शन से पीछे रहने के चांसेस हो सकते हैं। पक्का 10 क्वेश्चन, ठीक है 10 क्वेश्चन बस।
हाँ आप चलो आ जाओ, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत खतरनाक चीज पढ़ने वाले हैं गाइस। संभालना खुद को, बहुत ज्यादा इमोशनल होके मैं बहुत बड़ी बड़ी बात आज करूंगा, थोड़ा संभालना खुद को बेटा। कितना इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा। कैसी कैसी बातें हैं ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज आज मूल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई जिसका नाम होता है ग्राम कॉन्सेप्ट। तुमको लगेगा अरे सर ग्राम कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राम कॉन्सेप्ट भैया देखिए, हाँ अरे इसको बोलते केबीडी, कल पढ़ के आना, इसको बोलते भाई साहब मास्टर और टीचर के बीच में, हाँ एकदम चैलेंज। हाँ कल मजा आएगा, एकदम चैलेंज है भाई साहब, ऐसे अंगूठा दिखा के चैलेंज है, ठीक है। चलिए कल आइए ग्राम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा उंगली कर रहा होता है। कैसे? ध्यान सुनिएगा, मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, उसको याद रखिएगा। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बेटा आप शायद ही देखेंगे कहीं। इतनी बड़ी बात याद रखिएगा। अगर भैया ग्राम को या फिर मैं बोलूं जी को, इफ ग्राम और जी इज यूज्ड एज, अगर ये किसी के आगे प्रीफिक्स में लगते हैं, अगर ये प्रीफिक्स में लगते हैं, यूज्ड एज प्रीफिक्स, देन इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मोल्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को रिप्रेजेंट करता है। सर ग्राम कॉन्सेप्ट इज व्हाट? सर मोल कॉन्सेप्ट ही है, बस वो नाम बदल गया है। अगर ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की तरह काम करे तो, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर छोड़ाए। सर ये देखिएगा, हाँ बस बस बेटा हो गया। अब चैलेंज तो कल पता चलेगा ना 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है कि नहीं। हाँ चैलेंज मोटी किताब का रहेगा, ठीक है। चलो एक काम करो, 10 बाई 10 का चैलेंज कर रहा है। चल एक काम कर, कल 10 क्वेश्चन मेरे और 10 आंसर तेरे। अगर 10 में से एक भी गलत हुआ तो भैया 10 बार ए। हाँ चल चैलेंज है ना, चैलेंज है तो चैलेंज का भाई रिजल्ट भी तो होना चाहिए। अब तू जहां भी रहे 10 क्वेश्चन का चैलेंज है भाई साहब। अगर गलती किया, ठीक है, एक भी गलत करेगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, सर 10 टाइम्स मोटी किताब। चल भाई तब चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैं भी ना। हाँ तेरे सिलेबस का ही रहेगा, इतना भी रख, एक बार मोटी किताब, दोनों साइड का चैलेंज रहे ना भाई। हाँ खाली हम ही क्वेश्चन पे मेहनत करें, तुम ना 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे। क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा बेटा, और क्या। चल ये देख, ग्राम का यूज करते हैं अगर प्रीफिक्स की तरह तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्यान सुनना। अगर बेटा ये लिखा हुआ है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बेटा ये जो लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 20 ग्राम लिखा हुआ है तो सर ये क्या लिख रहा है? सर रिप्रेजेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना? 20 ग्राम। सर ये ग्राम जो लिखा है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन भैया याद रखना, अगर मैं बोलूं 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यार देखना अपने पास डिफरेंस बेटा, छोटा सा डिफरेंस, लेकिन भैया आंसर एकदम पलट देता है। 20 ग्राम एटम मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब क्या हो गया? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटम के आगे क्या लगा है? प्रीफिक्स में लगा है ग्राम, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर 20 ग्राम के बदले आप क्या लिखेंगे? 20 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ध्यान सुनना, ग्राम और जी की बात कर रहे हैं तो मोल ऑफ एटम, मोल 20 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं कि भैया 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस 20 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसके आगे की कहानी आपको अब ज्यादा अच्छे से पता है कि 20 मोल का मतलब क्या होता है कि सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। भैया देख लीजिएगा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सर इसके आगे की कहानी आपको ज्यादा अच्छे से पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, मुझे बताओगे? 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन में भैया न्यूट्रॉन कितना होगा? कितना न्यूट्रॉन होगा? इतने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? 20 मोल एटम्स हैं भैया। इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन होगा? 0 न्यूट्रॉन होगा। क्या? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब भी आप लेते हैं 1H1 लेते हैं। सर 20 ग्राम के अंदर कितना होगा? 0। सर इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन। सर इसके अंदर 20 मोल क्या होगा? प्रोटॉन होगा। 20 मोल प्रोटॉन होगा, 20 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन भैया सर इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन? 0। पक्का? ये सब छोटा छोटा बात समझ रहे हो? तो बेटा ग्राम जब किसकी तरह यूज होगा? कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, सर ये देख लीजिएगा 30 ग्राम ऑफ CO2 लिखा हुआ है और 30 ग्राम
मोलिक्यूल ऑफ CO2 लिखा है। दोनों में फर्क पता चल रहा है गाइज, क्या फर्क है दोनों में? क्या ये और ये सेम सेम है? क्या ये दोनों सेम सेम है? यस सर, सेम सेम लग रहा है। जी का मतलब जी या CO2 तो मॉलिक्यूल ही होता है। बेटा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाओगे, सर यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाओगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 देखोगे तो बेटा ये इतना होगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है गाइस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखेंगे भैया क्या होगा इसके अंदर। दोनों के दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है सर? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 मोल मॉलिक्यूल को। सर यहां पर बात कुछ और है, यहां पर बात कुछ और है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सर अब आगे की कहानी सर देख रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ग्राम कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया सर, ग्राम कॉन्सेप्ट बता दिया। एक भैया मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक भैया मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाय वही सर, यही तो दिक्कत हो जाता है। एक ही चीज सर, ये तो अपना एग्जाम में ऑप्शन टाइप नहीं हो गया। ऐसे ही ऑप्शन भी सर अजीब अजीब सा दिखता है सर, टिक करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये भी तो आंसर था। ये दिख रहा है 30 मोल मॉलिक्यूल और 30 ग्राम मॉलिक्यूल का भैया क्या डिफरेंस पता चला? श्योर है? हो गया। तो यही ग्राम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे ग्राम कहीं प्रीफिक्स में आए तो बेटा याद रखिएगा, ग्राम प्रीफिक्स में आ रहा है मतलब वो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम अकेले आ रहा है मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो जाएगा सर, चले श्योर हैं? और कुछ बात करनी है आपको? कुछ लोग हैं कि सर ऐसे तो मैं उसको लास्ट में पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा इधर से उधर भटकते रहते हैं। नोट्स कंपेयर करके बोला सर आपने एक AMU का क्वेश्चन नहीं कराया। बाबू सुनना, मैं बता देता हूं, लेकिन इस बात आगे से इस बात का ध्यान रखना। मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे पे भरोसा रखो, सब टॉपिक टाइम वाइज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। याद करो बेटा, AMU बताया था, एटॉमिक मास यूनिट बताया था मैंने आपको। एटॉमिक मास यूनिट AMU बताया गया था आपको, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिफाइड मास। ऑब्वियस से इतना बड़ा आज के टाइम पर नहीं लिखते, तो हम लोग U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर याद करिएगा, AMU की बात करें, AMU की बात करें तो बेटा ध्यान सुनना। AMU की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ 12th ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, कार्बन के 12 आइसोटोप वाले को। ध्यान सुनना बेटा प्लीज, अपना भाई फोकस इधर ही रखना, नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद एकदम भैया एकदम जज्बात पलट जाएंगे आपके। एकदम एकदम भाई साहब, मतलब सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को, इसके आगे वाले क्वेश्चन करने में हो सकता है रोनाल्डो की तरह रोना ना पड़ जाए। दुख लगेगा अंदर ही अंदर कि अरे यार फोकस थोड़ा और बढ़ा लेते। समझे? प्लीज देखना अपने पास। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। सर ये देख लो, इसको 1 AMU करते थे। 1 AMU बोलेंगे तो ये किसके बराबर होगा? सर ये देखिएगा, और ये कितना होता है? 12 टाइम्स MP होता है। मास ऑफ कितने? 12 न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मास भैया मल्टीप्लाई कर दो। सर याद रखिएगा, सर 1 AMU MP के बराबर होता था। सर 1 AMU MP के बराबर होता था। इसीलिए 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 सर सुनना, हाँ देखो मेरे से बात कोई बोलेगा, जो जीतेगा उसी को लोग याद रखेंगे। देखो भाई, जैसे इस साल भी अपने पास बहुत सारे, तुमने भी एग्जाम दिया और भी लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन भाई साहब सेलिब्रेशन या रिजल्ट का जो होता है ना, यूट्यूब चैनल कौन खोल के ज्ञान देगा? जिसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो भाई जो जीतेगा वही ये आगे की चीजें इंजॉय कर पाएगा। अब आप किसके कारण हारे, कैसे हारे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आगे जाके। ठीक है ना? बाद में आपको लोग यही बोलेंगे भाई इतने महान थे लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना भाई, बोल सकते हैं आपके बारे में भी कि अरे इतना ही अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था तो काहे नहीं हुआ सिलेक्शन। भाई बुरा लगता है, इसीलिए बोल रहा हूं। कोई बोल रहा है ना रोनाल्डो को मैं भी बहुत प्यार करता, भाई मुझे भी अच्छा लगता है इंसान, रोनाल्डो हो चाहे मेसी हो। मैं हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है या मेहनत कर रहा है उस एज में आके, भाई अच्छी बात है। लेकिन आप अल्टीमेटली आपका हार गए तो हार गए भाई, सीधी सी बात है।
ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा हारना तुम्हें मंजूर नहीं होना चाहिए। बुरा लगे अच्छा लगे जैसा भी, अभी मेहनत करने का टाइम है, मेहनत कर लो भाई। लास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन ही तुम्हें डिफाइन करेगा, कोई डिफाइन नहीं करेगा तुम किसके फैन हो, किसके मास्टर हो, किसके स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में एक ही चीज फर्क पड़ेगा कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है। ठीक है ना, चलो ये देख 1 AMU को हम लोग डिफाइन कर रहे थे 1/12 इंटू 12 MP, सब 12 से 12 कैंसिल हो गया। इसी के कारण भैया आप दुनिया का कोई भी एटम लेते थे तो भैया हम एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम कितना लिखते थे बेटा? सर एक एटम का मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास भैया कितने लोगों को याद है? सर 16 न्यूक्लियॉन्स थे, 16 इंटू MP लिख दो या फिर MN लिख दो, और इसी MP और MN को बेटा क्या लिख सकते थे? 16 AMU लिख सकते थे। बेटा ऑक्सीजन का मास 16 इंटू MP याद है, एटॉमिक मास किसी का निकालना होता तो भैया क्या बोल सकते? पता चल रहा है, तो 16 इंटू MP या 16 इंटू MN, इसी को MP को हम क्या लिख सकते हैं? AMU। लेकिन मजा कब आता है बेटा, ध्यान सुनना, मजा कब आता है? जब जिंदगी में जिंदगी बदल जाए, पलट जाए रातों रात। कैसे? सर देख लीजिए, कुछ लोगों की जिंदगी पलट गई कल रात से। ये देखिएगा क्या हुआ है, एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 MP होता है, लेकिन इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, ध्यान सुनना, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/6 ऑफ, अगर मैं ये डेफिनेशन ही चेंज कर दूं, सर 1 एटम ऑफ C12, देन व्हाट विल बी द, ध्यान सुनना बेटा और सीखना क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा। सर व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। बेटा ध्यान सुनना कैसे करते, ये क्वेश्चन पहले लिख लो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा, प्लीज सीखना और उसके बाद अगला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना। पहले ये क्वेश्चन लिख बेटा। सर नॉर्मल केस में 1 AMU को बेटा क्या बोलते हैं? 1/6 बोलते हैं। एकदम एकदम भाई साहब, सर 1 AMU को क्या बोलते हैं? सर नॉर्मल केस में 1/12, 1 AMU MP होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? बेटा ये तो चेंज नहीं होगा ना, ऑक्सीजन के अंदर तो अभी भी 16 ही है, 16 इंटू MP होगा, यही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो सेम ही रहेगा। हाँ अब ये चेक कर लेते हैं कि 1 AMU की जो डेफिनेशन चेंज की गई है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। सर ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये सर ये देख, प्लीज बेटा सीखना कैसे करते हैं, प्लीज देखना, इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं। एक एटम का मास, ऑक्सीजन के एक एटम में बेटा 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसका तो मास फिक्स ही है, वो थोड़ी ना चेंज करता है। हाँ AMU की वैल्यू MP के बराबर थी, इसीलिए हमने इसको AMU रख दिया, MP इज इक्वल्स टू AMU रख दिया। बट अगर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 AMU की डेफिनेशन विल बी चेंज्ड, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता? सर 1 AMU, सर ये देख रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, सर 1 AMU 2 MP हो गया। सर 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 MP के बराबर। क्या मैं यहां पर 16 AMU बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। सर यहां पर AMU की डेफिनेशन भैया किसके बराबर हो गई? 2 टाइम्स MP। सर एक बात बताएंगे, कितने लोगों को पता चल रहा है? सर 1 MP इज 1/2 AMU। सर यहां पर MP की वैल्यू को ये बेटा, सर AMU में आंसर लिखोगे तो इसका आंसर 8 AMU आएगा। सर ओरिजिनल मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मेजरिंग स्केल चेंज कर दिया आपने मेजरिंग स्केल चेंज कर दिया, और इसके चक्कर में देख लो भैया ये क्या बन गया, 1 MP इज इक्वल्स टू 1/2 AMU लिख सकते हो। कैसे आया? सर इधर से 2 इधर चला गया, आंसर क्या आएगा? 8। जो लोग भी बोल रहे 32 बेटा गलत कर गए, आपको यही चीज सीखनी थी। सर ये फिक्स है, ये थोड़ी ना चेंज करेगा यार, ये थोड़ी ना चेंज करता है 16। बेटा ऑक्सीजन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने? 16 इंटू MP। हाँ पहले क्या था? 1 AMU MP के बराबर था, इसीलिए डायरेक्ट आप 16 AMU लिख दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लिख सकते। 1 MP इज व्हाट? 1/2 AMU। सर आंसर निकालोगे 8 AMU आएगा, 8 AMU आएगा भैया। एक बार से देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप गलती करोगे सीखोगे। मैं अगला क्वेश्चन, मैं इसीलिए बोल रहा हूं फिर से सीखो, यहां पर
यहां पर बेटा ऑक्सीजन के एटम का मास चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन के एटम का मास चेंज नहीं हो रहा सर। ऑक्सीजन के एटम का मास पहले भी 16 एमपी था, बाद में भी वही रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, पहले एएमयू एमपी के बराबर था तो 16 एमपी के बदले एएमयू लिख देते थे। अब भैया एमपी एएमयू के बराबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई। 1 एएमयू किसके बराबर है? 2 एमपी के। तो सर 1 एमपी को क्या लिखोगे? 1 मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखोगे? हाफ एएमयू। तो मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखोगे? हाफ एएमयू। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। भाई प्लीज सुनना, जो लोग भी पहले का कुछ भी अगर दिमाग में कचरा भरा है उसको साफ कर लो बेटा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो कुछ लोग इसका जानते हो, कुछ लोग ऐसे महानुभाव होते, वो बोलेंगे सर 32 एएमयू कर दीजिए। कैसे 32 कर दूं बेटा? ये देख लो, तुमको एएमयू की डेफिनेशन चेंज की है बेटा। प्रोटॉन, एक बात बताओ, तुम सिंपल सी सोचना, मान लो आज रात 8 बजे हमारे देश के बड़े से मंत्री साहब आए, दाढ़ी छोटी रख के आजकल, बोलने की आज से 1 किलो आम को 2 किलो बोलेंगे। 1 किलो आम को भाई साहब 2 किलो आम बोलेंगे। पर हाँ, मतलब आम की, भाई आम महंगा हो रहा है तो उसको सस्ता करने का यही तरीका है। 1 किलो आम को आज से 2 किलो आम बोलेंगे। तो क्या मेरे घर में रखा हुआ 5 किलो आम रातों रात डबल हो जाएगा क्या? सर वो तो सेम ही रहेगा ना, बस बोलने का क्या हो जाएगा। कल से अगर मैं 5 किलो नहीं बोल के उसको कितना बोलूंगा? 10 किलो बोलूंगा। भाई यही होगा ना। भाई सुनना, अगर मेरे घर पे मैं रात को आके एक बार अनाउंस कर दिया जाए कि आज से 1 किलो को 2 किलो बोलेंगे, तो मेरे घर में जो आम रखा है 5 किलो, क्या वो रातों रात बड़ा हो जाएगा? सर अजीब सा, सर गजब, सर विश्वगुरु बन गए सर हम लोग तो। हाँ, 5 किलो सीधा 10 किलो आम हो गया। बताइए, घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि भैया 5 किलो आम 10 किलो कन्वर्ट हो गया। ये होता है, हाँ ये होता है बेटा। 5 किलो भले ही 10 किलो बोल सकते हो, बट वो रहेगा तो ओरिजिनली उतना ही जितना पहले था। तो बेटा एएमयू क्या है? इज जस्ट ए स्केल, स्केल है। पूरा ऑक्सीजन का मास पहले भी इतना ही था, बाद में भी इतना ही रहेगा। लेकिन चेंज क्या हुआ? आप पहले मेजर करते थे 1 एएमयू को 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर बोलते थे। 1 एएमयू 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। बट अब क्योंकि नया डेफिनेशन आया तो 1 एएमयू किसके बराबर हो गया? 2 एमपी के बराबर हो गया। और सर ये क्या हो जाएगा? सर ये क्या हो जाएगा? 1 एएमयू 2 एमपी के बराबर हो गया। तो यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया था। 1 एमपी क्या लिखेंगे? 1/2 एएमयू लिखेंगे। 1 एमपी क्या लिखेंगे? 1/2 एएमयू लिखेंगे। याद है, ऐसे कूद के इधर आएगा, डिवाइड कर देगा, हो जाएगा। सर पक्का? छोड़ है? अगर तुझे लगता है तो भैया अगला क्वेश्चन तेरे लिए, अगला क्वेश्चन तेरे लिए। भाई साहब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर मेलोडी खा खा के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, लेकिन करिए जरूर, अटेम्प्ट कीजिए, सीधी सी बात है। यस, ये देखना सर, व्हाट विल बी द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम in AMU if 1 AMU is defined as 1/3 of mass of 1 atom of C12। बेटा प्लीज आराम से अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। AMU नाइट्रोजन का भैया एटॉमिक मास आपको पता है। सर नाइट्रोजन के एक एटम का मास आपको पता है कितना होता है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं करेगा बेटा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करते, वो फिक्स रहते। बस ध्यान से देखिएगा 1 एएमयू की डेफिनेशन कैसे फ्लक्चुएट करती है। 1 एएमयू की डेफिनेशन कैसे फ्लक्चुएट करती है, ध्यान से देख लेना। अपने पास एक एटम का मास बेटा वो सेम ही रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भैया चेंज नहीं करेगा, वो सर उतना ही रहेगा, 14 टाइम्स एमपी ही रहेगा। लेकिन अगर पहले वाली बात होती तो मैं 14 एएमयू लिख सकता था पहले, क्यों? क्योंकि 1 एएमयू 1 एमपी के बराबर था। बट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एएमयू इज 1/3 ऑफ सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मतलब भैया ये कह रहा है 1/3 इंटू 12 एमपी। सर 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 4 एमपी। सर 1 एमपी इज इक्वल्स टू 1/4 एएमयू। क्या मैं यहां पर मास बता सकता हूं 14 इंटू 1/4 एएमयू? सर 14/4, या फिर हम बोल सके तो 3.25। कितना आ गया? 4 3 हो गया, 2 आया तो 3.5 एएमयू लिख सकते।
3.5 एमयू लिख सकते हैं। पक्का कर लोगे? समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या किया बेटा? ये चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स ही रहेगा ना भाई। तो चेंज क्या हुआ? चेंज होगा भाई साहब ऐसा, 1 एएमयू की वैल्यू चेंज करी तो 1 एएमयू को बेटा पहले 1 एमपी लिखते थे, अब भैया डेफिनेशन बदल गई है तो जिंदगी बदल गई। 1 एएमयू की वैल्यू आ गया भाई साहब। मजा आया कि नहीं आया? हाँ गाइज, पता चला डिफरेंस? पता चला? पता कर लेगा जी, पक्का ना जी? कल का केबीटी याद रखना, समझा कि नहीं? घुसा कि नहीं दिमाग में? घुसा कि सर दिमाग में तो भूसा भरा है, क्या घुसेगा हमारे दिमाग में? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा ये सब का चल रहा है, काहे डेफिनेशन चेंज कर रहे? जब जिंदगी इतनी आसान चल रही थी, जबरदस्ती का मजा काहे ले रहे? बेटा यही साइंस है, यही सब चीजें साइंस है, इसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री का मजा बोलते हैं। मजा नॉर्मल जिंदगी में आता ही नहीं है। फिजिक्स के मास्टर देखो कैसे, एक क्वेश्चन, हाँ भाई साहब पढ़ाएगा a+b वेक्टर, अब पूछना शुरू करेगा कुछ भी कि भैया बताओ a क्रॉस b बताओ, वेक्टर पढ़ाए, वेक्टर भाई पता चल गया कि हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, वही देख रहा है। अच्छी बात है कि तुम्हारे पास 360 नंबर बायो में है, क्योंकि वहां पर ऐसा मल्टीप्लीकेशन, ऐसा वहां पर भी होता तो भाई मजा ही आ जाता कि सेल भी मल्टीप्लाई, सेल भी जहां डिवाइड हो रहा है, सेल भी मल्टीप्लाई, सेल भी डिवाइड हो रहा है, एकदम अलग ही लेवल का मजा आ जाता फिर तो। लेकिन चलो किस्मत अच्छी है, बायो कम से कम इतनी बेवफाई नहीं करता। यहां देख रहे हो एएमयू बदल जा रहा है। ये तो छोड़ो, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता, अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरह से पूछ दूं कि भैया एक बात बताओ, अब तुम जल्दी करना बेटा, ठीक है, इसको जल्दी करना, अब ये टाइम मत लगाना कि भैया इसको एएमयू, अब इसको तुम जल्दी कर सकते हो। सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे क्या जल्दी? सर क्या होता? अरे भाई साहब बोल रहा है सेल डिवाइड भी होता है भाई। हाँ ही हमको बायो पढ़ाने चल रहा है, हमको माइटोसिस मियोसिस भी पता है, अलग अलग फेजेज भी पता है। तुमसे पहले, बहुत पहले बायो पढ़ चुके हैं, ठीक है, तुमसे ज्यादा पढ़े हैं पहले। हाँ बायो के चैप्टर भी ज्यादा थे, तुम तो लकी हो, ठीक है। जेनजीज के चक्कर में बायो कम भी हो गया, इंटरनेट भी है। हम तो उस टाइम पे भैया सोलिनेसी फैमिली और पता नहीं कौन कौन सी फैमिली का डेफिनेशन पढ़ गए थे, फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, जब पता भी नहीं था कि इतने प्लांट्स भी होते हैं जिंदगी में। क्या आंसर आएगा इस केस में? आंसर क्या आएगा बेटा इस केस में? आंसर क्या आएगा भैया? कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन का एक एटम का मास तो आपको ही पता ही है, एक एटम का मास बेटा आपको पता ही है कि सर 14 एएमयू, सर मैं भी कम बदमाश नहीं, 14 एमपी लिखेंगे। लेकिन जानते हैं सर ऐसा है ना, आप देखिए 1 एएमयू की डेफिनेशन क्या चीज है जी? ये क्या है? एक एटम का मास भाई साहब, ये देख रहा है 1/48 इंटू 12 टाइम्स एमपी। भैया ये देखोगे 4 MP/4 हो गया। सर 1 AMU कितना हो गया? MP/4। 1 MP को क्या लिख सकता हूं? 4 AMU लिख सकता हूं। अलगे चीज चला गया जी, तो गजब चीज हो रहा है। जिंदगी कभी भी, हाँ कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये देखिएगा अब बोल रहा है सर ये चेंज नहीं हो रहा, कभी भी याद रखना ये चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है सर? AMU का टेम्परेचर। समझ रहा है कि नहीं? पता चल गया। सबका आंसर 56 आया, किसी का भी आंसर 3.5 नहीं आया। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं 3.5 आया, आया किसी का तो आया 3.5। हाँ सही बोला, 3.5 इज द करेक्ट आंसर। हमारा भी नहीं आ रहा, 56 आ गया ऐसे। हाँ इसका आंसर बताइए, 1/4 हो गया। कैसा चल रहा है सब? हाँ एएमयू बेटा क्लियर है। आगे चलूं भाई साहब? कुछ लोगों के मन में था भाई मैसेज कर कर के इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिए आप। छोड़ा नहीं था भाई, ऐसे मैं आज भी नहीं कराता, मैं लास्ट में कराता हूं जब मैं मोल वोल सबकी डेफिनेशन चेंज करता हूं। जब तुमको लगता है कि मोल आ रहा है तब मैं ये सब मजे लेता हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं,
कर दिया मैंने भी तुम्हारा एक काम। अब यहीं पर जब एटॉमिक मास की बात चल गई है तो आइए एक और बड़ी बात मैं आपसे कर ही लूं, बहुत दिल की बात है, बहुत दर्द भरी बातें हैं, कर ही लेता हूं भाई साहब। हाँ, बहुत हेवी कॉन्सेप्ट था जी, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था, ये सब इसे हल्के में ले रहे हो तुम लोगों को, हंसी आ रहा है बे। हाँ, ये सब टफ टफ चीज है भाई, ये सब टफ टफ चीज होता है जी, इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगा ना 30 सेकंड का, तब तुमको पता चलेगा। ए भैया, रिलेटिव एटॉमिक मास, सर हाँ ऐसे आजकल भाई साहब इसके नाम में, हाँ इनके नाम में भी आजकल नाम पे लोग कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे क्लास में राम जी को हम इज्जत देंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑब्वियस है भाई, यहां पर भाई कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? अलग ही ये देख, अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं यहां पर। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब, राम का मतलब क्या है? ठीक है, सुनना अपने पास, ये देख। हाँ आंसर, एक बात बताओ, अब बोल रहे एक और क्वेश्चन कराओ, कराऊंगा बाबू, कल कराऊंगा, कल पूछूंगा ना, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तुमको मतलब मजा आने लगा तो और क्वेश्चन कराइए, कल जैसे गलत होना शुरू होगा बोलेगा सर आगे का पढ़ाइए सर, सिलेबस पीछे रह जाता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसको डिफाइन करते, कैसे डिफाइन होता है? किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हो बाबू, अगर तुम किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हो तो राम लेने से पहले देख लीजिएगा कैसे रिलेटिव, कैसे एटॉमिक मास, देखिएगा ये कैसा होता है, ध्यान सुनना अपने पास। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे लिया जाता है सर, सुनना सुनना, ये देख, यहां पर देखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास किसी की एलिमेंट का, वो ऑफ एनी एलिमेंट, ये ले भाई, ये भी लिख देता हूं ताकि तेरे मन में ये ना रहे कि सर किसी, सर क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। भाई साहब, एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम उस एलिमेंट का, एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ओ माय गॉड सर, ये देख रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो रिलेटिव का मतलब क्या, जैसे भाई साहब तुम्हारे रिश्तेदार तुमको कंपेयर कर करके मार डालते, वैसे ही भाई एटॉमिक मास का भी रिश्तेदार आया, बोला भाई साहब ऐसा है ना, मजा नहीं आ रहा सर, ऐसा है बड़ा मजा नहीं आ रहा, रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, मैं तुमको बोला कोई भी एटम ले लेते, मान लो एक एटम है, ये देख लेना सर, ये पता चल रहा है सर, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास लेने गए सर, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने गए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अगर एक्स निकालने जाओगे तो पहले ये बताओ इसके एक आइटम का मास बताओगे, इसके एक आइटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा सर, इसके एक एटम का मास कितना होगा, इतना होगा सर। जो भी इसका मास नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एमपी से, जो भी इसका मास नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एमपी से। बेटा एमपी लिखो चाहे एमएल लिखो, मास ऑफ वन प्रोटॉन लिखो चाहे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन लिखो चाहे मास ऑफ वन न्यूक्लियन लिखो, सेम होगा। और यहां पर देखोगे 1/12 इंटू सर 12 टाइम्स एमपी लिख दो सर, ये देखिएगा इतना बड़ा बात लिख रहा हूं बेटा, ये देख लो, ए इंटू एमपी डिवाइडेड बाई सर, ये देख लीजिएगा 12 से 12 चला गया, एमपी से एमपी सर चला गया, रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा किसके बराबर आ गया सर, याद रखिएगा मास नंबर के बराबर। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का भी बोला जाए, किसी भी एलिमेंट का बोला जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा अगर किसी एलिमेंट का बोला जाए तो बेटा वो किसके बराबर होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा सर, वो मास नंबर के बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, यूनिटलेस होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, याद रखिएगा उसका कोई यूनिट नहीं होता। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा किसका, हम लोगों का नहीं यार, तुम्हारी क्लास 29 को शुरू हुई है, कैसे एनिवर्सरी मना दे रहे हो भाई, मैरिज एनिवर्सरी किसका हो गया भाई? अच्छा, हम लोग की यूनिवर्सिटी 29 जुलाई को आएगी ना भाई, अभी मुझे लगा 1 महीना हो गया और 1 महीने में मैं यहीं तक पहुंचा। ठीक है, 1 महीने में तो मैं क्या पता नहीं कैसी कैसी बातें करूंगा। हाँ ऐसे कुछ भी, कभी हैप्पी बर्थडे, कभी हैप्पी एनिवर्सरी, कभी लिख देना हैप्पी बुढ़ापा सर, हाँ इसे लिख दो और क्या और क्या, हैप्पी, ये देख, ये देखो
सर ये देख लो, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का भी निकालना है, मतलब आगे से बेटा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना। ओ बाबू, ओ हो, सुनो सुनो सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी तुमसे बोला जाए तो कैसे निकालते हैं सर? हाँ ये देख, बुढ़ापा देख रहा, कौन जी? और क्या, तुम लोग बूढ़े हो, तुम लोगों से कलम नहीं उठता है भाई, जितना मेहनत मैं कर देता हूं। बुढ़ापा किसको? अपने ऊपर देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आती, जैसी मुस्कुराहट होती है खुद ही खुद को नजर लगा लेते हैं कि अभी इतना हंसते खेलते कैसे पढ़ सकता हूं बे, टेंशन होना चाहिए। हाँ, ऐसी हालत हो रखी है, बुढ़ापा। भाई साहब, कंजर्वेशन ऑफ मास लेके मैं चलता हूं, ठीक है? ये सब चीजें, ये सब भाई साहब कैसे कैसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों की ये सब बातें होती है। खुद कोई पूछ नहीं रहा होगा घर पे तो यहां पर हाँ हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, कहीं तो हैप्पी रहे बेचारा। ये देख, अगर मैं तुमसे पूछूं एटॉमिक मास बताओ, एक एटम का मास या एटॉमिक मास पूछूं, एक्चुअल एटॉमिक मास पूछ दूं कि एक एटम का मास बताओ, एक्चुअल एटॉमिक मास पूछ दूं तो बेटा क्या बताओगे इसका? सर ये देख लो, 16 टाइम्स एमपी बताओगे या फिर 16 एएमयू बताओगे? नॉर्मली बेटा एमपी एएमयू ये सब बराबर ही है, वो तो क्वेश्चन जब देगा तब। सर अगर मैं बोल दूं कि मोलर मास बताओ, मोलर एटॉमिक मास बताओ, तो बेटा यूनिट देख लेना, इसका मोलर एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा? 16 ग्राम। और भैया अगर मैं बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो वो कितना होगा? 16। मोलर कोई क्या बोल देते हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास भी बता दो। तो बेटा याद रखिएगा, चाहे आपसे आम पूछे एक्चुअल एटॉमिक मास या फिर ग्राम पूछे, गाम पूछे, चाहे राम पूछे, सबके अलग अलग ये यूनिटलेस होता है, इसका यूनिट ये, इसका यूनिट ये, याद रखिएगा। डन। कोई भी आइटम मिल जाए, कोई भी आइटम मिल जाए सर, कोई भी आइटम मिल जाए भैया, याद रखिएगा, कोई भी आइटम मिल जाए सर से 16U, 16 ग्राम, 16 देख लो बेटा, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये 16 ही रहेगा। जैसे मेरी एज 16 पे फिक्स हो गई, मैं तब से 11th में ही हूं यार, तुम लोग आगे बढ़ चुके हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं आज तक फील ही नहीं कर पाया। मेरे कॉलेज के दोस्त आते हैं, मैं बोलता हूँ भाई आज तक मैं वही अटका हुआ हूं, उसी लूप में हूं मैं। अभी भी मुझे लगता है कि अबे यार याद, मुझे वही सारी पुरानी बातें याद आती, कॉलेज की बातें भूल ही गया हूं मैं। देख रहा है जैसे मेरी एज देख रहा है 16 पे आके अटक गई है। 16 से मैं एक दिन बड़ा नहीं लगता हूं ना, नहीं लगता हूं ना। देख रहे हो जुल्फे, देख रहे हो? हाँ, जुल्फों को मैं सोच रहा हूं ना थोड़ा कट करा के ऐसे पीछे बाल बांधता हूं मैं आपकी बात। चलो ये देख, ऐसे, और क्या बेटा, ये पेट तो मैंने एआई से आगे जनरेट कर रखा है, 6 पैक्स हैं, वो छुपा के रखता हूं मैं, तुम्हें पता नहीं है, लोगों की नजर लग जाती, इसीलिए मैं छुपा के रखता हूं। तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हें नहीं आइडिया होगा ना, ये गोल्ड गोल्ड प्लेटेड है ये, लेकिन लोगों की नजर ना लगे इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेंट कराया है। और क्या, ये ब्लैक तुमको दिख रहा होगा, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी नजर ना लगे इसीलिए देखो, इसको गोल्ड का लेके अंदर से देख रहे हो ब्लैक कराया है मैंने। अमीरी कम नहीं है भाई साहब, ठीक है? अमीरी कम नहीं है मेरे पास, ये देख रहा है, ये बोर्ड पूरा ब्लैक नहीं, ब्लैक दिखा रहा हूं मैं तुमको, गोल्ड प्लेटेड बोर्ड है मेरा। चलो अब एक डेफिनेशन पकड़, ठीक है? 16 ग्राम 16 एएमयू, ये देख रहा है, हल्के में ले रहा है तुम हमको, हाँ हल्के में, चलो कोई नहीं, होता है होता है। डिफरेंस याद रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन सब के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। और क्या, लोग 6 पैक बनाते हैं भाई साहब, थोड़ा बहुत ऐसे बना लेंगे तो लोगों लगेगा, देखते नहीं हो मोहल्ले में जिसकी बॉडी होती है कभी सीधा नहीं चलेगा, ऐसे चलता अकड़ अकड़ के चलेगा। हाँ, टी शर्ट पहनेगा चिपका चिपका। हम जैसे लोगों को देखो, 6 पैक है, दबा हुआ है, दबा के रखा है उसको हमने, ताकि कोई और हमसे हाँ हमको देख के जले नहीं कि अरे यार इनके 6 पैक है, ठीक है? फोन, अरे पूछो मत भाई, अमीरी, अमीरी मेरे पास इतना है ना भाई साहब, मैं बैक लेके उसको मैंने स्विफ्ट डिजायर में कन्वर्ट करा दिया है। अभी धीरे धीरे स्विफ्ट डिजायर पे भी लोगों की नजर जा रही है, उसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा अभी अल्टो में, ठीक है? इतना ज्यादा भाई साहब, मैं पड़ोसियों का ध्यान रखता हूं कि यार उनको ऐसा ना लोग मेरे कारण बेचारे वो क्या किसमें चले जाते हैं, डिस्प्रेशन में ना चले जाए। कितनी अमीरी, गोल्ड प्लेटेड दुबई से मंगाया था भाई साहब मैं बैग मैंने,
लेकिन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है ना, लोगों को नजर ना लगे, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कराया, ठोक पीट के उसको सही कराया, स्विफ्ट डिजायर में कन्वर्ट कराया, फिर उसको भी अल्टो में सोच रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि सर के पास इतनी बड़ी गाड़ी। ठीक है, चलो फेंकना है तो ऐसा फेंको सामने वाला ऐसा लपेट ही ना पाए, इतना तगड़ा फेंको। ठीक है, और क्या, कुछ ऐसा फेंक दो। चलो इधर बात करते हैं, इधर देख, जैसे और क्या, कोई तुमको अंकल जी आके कोई ज्ञान दे रहा हो कि बेटा सही से पढ़ो, ये वो बोलना सरो अंकल जी, ऐसा है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर फैमिली। लेकिन मेरा जो है चॉइस कुछ अलग है। मेरा चॉइस भाई साहब इससे बेटर कॉलेज का था, जितना आप सोच सकते हो उससे 10-10 टाइम्स बेटर था, इसीलिए मैं इस साल ड्रॉप ले रहा हूं। इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब पढ़ाई भी कम, अंकल जी को भी ज्यादा लेक्चर दे रहे हैं, फिर अंकल जी अगले साल आएंगे बेटा, बोलेंगे बेटा मैंने तो ये सोचा था, तुम तो उसके 10 टाइम्स नीचे से निकले। तो ध्यान से भाई साहब फेंकना है, डर के नहीं रहना है किसी से, लेकिन भाई थोड़ा सा ऐसा की, ये देखो। चलो चलो स्टार्ट करते भाई। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एएमयू कन्वर्जेंस हो गई, चीजें हो गई। अब आते भैया गैसियस स्टेट पे। बहुत बड़ी बात भाई साहब, गैसेज के बारे में मैं ऐसी बात लिख दूं शायद आप समझ पाए कि ना। याद करो ये एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ओ माय गॉड, ये थर्मल एनर्जी क्या होती है गाइस? थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन सर इंटरमोलिकुलर फोर्स। यही सर बात जो है, यही सब बात जो है, पुरानी बातें याद क्यों आती हैं मुझे? इंटरमोलिकुलर फोर्स देख रहे हैं। अब ये क्या होता था थर्मल एनर्जी, लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे तो गैसेस आर व्हाट सर? दे आर, गैसेस आर व्हाट? गैसेस आर कंप्रेसिबल। क्यों कंप्रेसिबल है भैया? कोई भी इनको क्यों दबा सकता है सर? याद करिएगा, मैं आपको जब सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि हाँ, बी अ सॉलिड गाइड। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो बच्चे होते हैं भाई, सीधी सी बात है, चुपचाप अपने मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करके ऑसिलेट करके रह जाते हैं। वो भैया बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं होता भी है तो 1-2 लेक्चर का बैकलॉग फटाफट उसको कवर करेंगे, चले आएंगे। लेकिन गैसेस को देखेंगे भैया, इनका और इनके क्लास के बीच बहुत ज्यादा होता है एक डिफरेंस। क्या होता है सर? इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? कुछ ज्यादा ही होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी इनको कंप्रेस करके चला जाता है सर, कोई भी कंप्रेस करके चला जाता है। गैस मॉलिक्यूल्स आर हाई लार्ज। सर इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सर गैसेस क्या होती है? सर गैसेस मिक्स इवनली। सर आप देखिए एकदम आस पड़ोस में अगर कोई भाई साहब, हाँ सर आस पड़ोस में देखेंगे एकदम, मतलब गैस कोई अगर निकाल दे तो देखेंगे बड़ा जल्दी रूम में माहौल बन जाता है, मिक्स इवनली। क्यों? क्योंकि भैया इनका डिफ्यूजन, सर डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन या फिर इंटरमिक्सिंग जो होता है, डिफ्यूजन या इंटरमिक्सिंग, सर इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस जो होता है बड़ा फास्ट होता है। सर डिफ्यूजन जो होता है सर ये क्या होता है? इंटरमिक्सिंग बड़ा फास्ट होता है एकदम भाई साहब। गैसेस मिक्स इवनली। सर वॉल्यूम ऑफ गैस किसको लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस भैया क्या होता है? सर वॉल्यूम ऑफ गैस सर किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, कंटेनर के बराबर हो जाता है। इनका सिंपल सा हिसाब किताब है, जहां रहते हैं उसके हिसाब से। सर इनका वॉल्यूम और शेप ऐसे फिक्स नहीं होता, शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम और शेप नॉट फिक्स्ड। सर इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है, कंटेनर के हिसाब से फ्लक्चुएट कर जाता है। डन? तो भैया देख लो, ये देख लो, गैसेस के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। गैसेस के साथ डिफ्यूजन होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। सर गैस के केस में एक बात लिखूंगा, बड़ी बड़ी बात, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। पहली बात, गैसेज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑल डायरेक्शंस में इक्वली। भाई साहब याद रखिएगा, इक्वली ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। पहली बात, प्रेशर क्या होता है? तो सर कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रखते हैं, सर याद करिएगा, गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा, गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा सर सब जगह इवनली भैया, एकदम मैं 3-3 बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए इवनली। सर ये देख लीजिए, सर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन।
इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये कंटेनर है तो सब जगह गैस मॉलिक्यूल्स टकराएगा। सर यहां लिख भी देता हूं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ, या बम्बार्डमेंट ना बोल के कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इलास्टिक होता है। सॉरी सॉरी फिजिक्स नहीं आती, लेकिन मतलब जान जाइए कि इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर। सर गैसेस एक्सर्ट करते हैं प्रेशर और वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि भाई एक साइड, ये भैया पार्शियलिटी नहीं करते इनका, भैया सिंपल सा सिस्टम है भाई साहब। एक तो मिक्स अच्छे लोग हैं, गैसेस दे आर मिक्स, बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। जैसे देखते नहीं कुछ दोस्त होते किसी भी ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, वो कहीं भी मिक्स हो जाते हैं एकदम। तुम सोचोगे मेरा दोस्त है, परफेक्ट दोस्त है, जैसे ही किसी और के साथ मिला वो उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तुमको लगेगा हाँ ये ऐसा है क्या। उनका इंटरमिक्सिंग बहुत जल्दी, उनका शेप जो होता है भैया कंटेनर का शेप हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है कंटेनर का हो जाता है जल्दी। प्रेशर ऑफ गैस जो होता है बेटा, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कोलिजन ऑफ गैस के कारण, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं इक्वली। और चले अब आगे चले बेटा। प्रेशर, अब ये मत पूछ देना प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा ऐसा भी पूछ देगा क्या जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे तुम्हारे ऊपर बेटा प्रेशर अभी कम है, हाँ घर वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बेटा बच्चे का जो एरिया है, जितना भी बड़ा एरिया हो, ठीक है, उसके हिसाब से उसको फोर्स ज्यादा लगाइए, तब जाके प्रेशर एग्जर्ट कर पाएगा। एकदम भाई साहब, नंबर आ रहे 100 और प्रेशर दे रहे घर वाली, कोई बात नहीं कर लेगा, नहीं 100 नंबर पे ज्यादा प्रेशर दीजिए। 500 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं तो थोड़ा उससे कम दीजिए, और 600-700 आ रहे हैं तो थोड़ा और कम दीजिए। एकदम प्रेशर जो होता है एरिया पे डिपेंड करता है। तुम्हारे यहाँ प्रेशर जो होता है, हमारे यहाँ प्रेशर एरिया की इनवर्स में चलता है। सिमिलरली हमारे यहाँ प्रेशर चलता है मार्क्स कितने आ रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम में जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से घर वाले उसके हिसाब से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, डन, श्योर है। अबे कौन है जी बोल रहा है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। अरे भाई तुमको ग्राम मतलब बैक्टीरिया दिख रहा है क्या, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव कहां से आ गया भाई इसमें। ग्राम मतलब यहां मास होता है, हे भगवान, वो बेटा ग्राम कुछ और है बेटा। इतना क्रॉस मत करो बेटा, इतना क्रॉसिंग सही नहीं होता, ठीक है। ज्यादा रील मत देखो कि इसको उसके साथ क्रॉस करा दिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव नहीं होता, यार बैक्टीरिया थोड़े ही ना है भाई कि हाँ सर एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव कौन सा होगा क्या होगा। प्रेशर बेटा फोर्स अपॉन एरिया होता है। आइए भैया पैरामीटर्स ऑफ गैसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं। मेजरेबल पैरामीटर्स ऑफ गैसेस देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारा मेन काम गैस के बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे गैसेस के बारे में कि भैया आज के बाद हाँ कहीं भी गैस दिखे फटाफट हम चीजें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बायो का ज्यादा हो जाता है सर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, एटम ग्राम पॉजिटिव हो गया और मॉलिक्यूल ग्राम निगेटिव हो गया। वाह क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो हाँ, केमिस्ट्री में बॉटनी याद आ रही है और बॉटनी में केमिस्ट्री याद आ रही है। सर जानते हैं सर अलग ही बीमारी है, एग्जाम में यही तो होता है। यहाँ रील देख देख के कुछ लोग ऐसे ना म्यूजिक देख के भाई साहब पढ़ाई करते, क्वेश्चन सॉल्व करने जब जाते हैं ना क्लास में तो म्यूजिक भाई साहब म्यूजिक लगा के डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, यो यो करके भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यो यही लगता है यो 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 दर्द। हाँ उधर बोला ए तो इधर ए टिक मार दिया, उधर बोला बी तो इधर बी टिक मार दिया। भाई मत करो म्यूजिक के साथ, ये बायो का बॉटनी जूलॉजी में जूलॉजी बॉटनी में याद आ रहा है, ये इतना क्रॉसिंग मत करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। हाँ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये देखो सर मेजरेबल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो हम लोग मेजर करते हैं वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अब ये बात मैं सीधा सीधा लिख दूं, कितने लोगों को पता चल रहा है कि अगर मैं ये लिख दूंगा सर इतना बड़ा आप फॉर्मूला एक साथ लिख सकते हैं क्या। क्या आप लोगों को इतनी बड़ी बात याद आ रही है कि ऐसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स सर ने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स सर ने लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पता चल रहा है। सर ये देख लो
सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्या ये रैप सही फिट हो रहा है आपके ऊपर? चलिए भैया, अगली बात, वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा अलग से नहीं दिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि गैस का वॉल्यूम क्या है, वो कंटेनर का वॉल्यूम बोलेगा, वही आपका वॉल्यूम होगा गैस का। याद रखिएगा, टेम्परेचर जब भी गैस का लेना है, याद रखना, टेम्परेचर ऑफ गैस जब भी लोगे बेटा ऑलवेज इन केल्विन, केल्विन में ही लेना। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो भैया केल्विन के बदले डिग्री सेल्सियस में इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं सर ऐसा क्या किया कि हर एक को केल्विन में बदलना। नहीं बेटा, केल्विन में ही आंसर पुट करना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, ऑलवेज इन केल्विन। बार बार बोल रहा हूं फिर भी गलती करोगे। सर टेम्परेचर कहां लेना है? केल्विन में। ये बता चुका हूं, ऐसे तो मैं कल ही बताया था शायद ना, ये वाला डिग्री सेल्सियस प्लस। चलिए अगली चीज, प्रेशर ऑफ गैस की बात करेंगे। तो प्रेशर ऑफ गैस की बात की जाए तो बेटा ये तो हमको पता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट देखेंगे तो बेटा इसका होता है पास्कल, या फिर पास्कल को शॉर्टकट में पीए लिख देते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सर प्रेशर ऑफ गैस का यूनिट देखेंगे तो पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान सुनना, अपने पास ध्यान सुनना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ऑफ गैस की बात करेगा, ध्यान सुनना। सर एक्चुअली दिक्कत क्या है? अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं। और बेटा ट्राई कीजिएगा कि यही का यही इसको सॉल्व किया जाए। सर यूनिट्स ऑफ प्रेशर एक तो भरा पड़ा है, इतना यूनिट है ना इसके पास। गैस देख रहा हो कितना बदमाश होता है। सर एक बार टॉर बोल दो, एक बार एटीएम बोल दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसको एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। और एक बार देख लो बार। सर अलग अलग टाइप का अलग अलग चल रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदर यूनिट्स भी होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है? यूनिट कन्वर्जन की। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा जी, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। दिक्कत तुमको क्या है कि जिंदगी इतनी आसान होती है, ऐसे ऐसे तो मजा ही नहीं आता। अब देख लो, वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर में भैया कन्वर्जन का बड़ा दिक्कत है। क्या कन्वर्जन का दिक्कत है? सर सुनिएगा, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये इतना मजेदार लगता भी नहीं है। 1 एटीएम जो होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे बेटा अलग अलग प्रेशर होते हैं। पता ना, हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है बेटा। ब्लड प्रेशर किसमें मेजर करते हैं? बताओ, डॉक्टर बनने वाले हो, ब्लड प्रेशर की मशीन देखी है? खून का प्रेशर देखे हो भाई साहब, कैसे मेजर होता है? कहीं पता चला है कि कैसे मेजर होता है? हाँ, खाली पढ़ लिए 120/80 होता है सर, ये होता है, ये पता है कैसे होता है 120/80। कौन सा मशीन होता है? नाम उसका बड़ा तगड़ा होता है। हाँ हाँ, 120/80 पता चला। 120 एटीएम लिख रहा है बाबू, 120 एटीएम भाई, 80 एटीएम कर दिया ना, एकदम जिंदगी नस वस तो छोड़ो, हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये एटीएम में नहीं होता बेटा, एमएमओपेजी में चलता है। हाँ, स्फैग्नोमीटर बोलते हैं उसको। गुड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर होता है बेटा? मेजर्ड इन एपरेटस। इसके एपरेटस का नाम क्या होता है? शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा यार, ये सब चीजें तो बचपन में भी पढ़ लेते थे, बैरोमीटर, सोशल साइंस में, इन सब में कि भैया ऊपर जाते। स्फैग्नोमीटर, ब्लड प्रेशर लिख देता हूं। सर हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर पता है कैसे मेजर करते हैं? पापा का ब्लड प्रेशर, नंबर बताते हैं, पापा 100 नंबर, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर, फिर बताते नहीं नहीं 100 नंबर फिजिक्स में आए तो थोड़ा कम, फिर पापा बायो में 300 आउट ऑफ 360। अच्छा ओके, हाँ ऐसे ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करके में ब्लड प्रेशर बेटा मेजर किया जाता है। भाई थोड़ा इंग्लिश को माफ करना, स्फैग्नोमीटर होता है। ठीक है, यही होता है ना स्फै, क्या स्फाई आप गोमोनोमर, जो भी नाम है यार, हाँ जो भी नाम है, स्फैगोनोमर, झटअप, जो भी नाम है, वो ब्लड प्रेशर ऐसे मेजर किया जाता है। ठीक है ठीक है, और क्या था वो 1 एटीएम देखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा बैरोमीटर मेजर करते हैं, वो उसका नाम देख लेंगे। 1 एटीएम जो होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, 1 एटीएम क्या होता है? सर ये होता है 1.01325 बार।
सर ये होता है 760 ATM, 760 mm ऑफ Hg, या फिर इसी को हम लोग लिख देते हैं 760 टॉर लिख देते हैं, 760 टॉर। सर इसको और 1 ATM को ही देखेंगे तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लीज बेटा ये कन्वर्जन याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान करता है आप लोगों को। जब भी न्यूमेरिकल आएगा यहां पर कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। 1 ATM को बेटा 1.01325 बार, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं 1.01325 बार इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर बोल देते हैं। अरे भाई स्फाइगो जो भी नाम था यार, मैं नाम याद नहीं, मतलब स्पेलिंग याद नहीं है, बस ऑप्शन देख के टिक मार देंगे यार। देखो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। हाँ ये ध्यान सुनना अपने पास, ये कन्वर्जन याद रखिएगा बेटा। आप इसको एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा। आज शाम को जब बैठ के रिवीजन कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम पे एक दो बार लिखना है कि आपको याद रहे। अब भैया यहां पर एक और लास्ट कन्वर्जन, प्रेशर का एक लास्ट कन्वर्जन। एक बार को बेटा हम लोग बोल देते हैं 0.987 ATM, 1 बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर इसी को बोल देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये छोटे छोटे कन्वर्जन है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ये चारों चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आज आपको एक नई चीज से मुझे बदलना है, आपको एक नई चीजों से मिलवाना है। वो कौन है, ध्यान सुनना अपने पास। वो नई चीज क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैसियस स्टेट में एक भाई साहब, देखो तुम्हारा भाई साहब, तुम मेरी बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन जानते हो भाई गैस ना भली बदमाश है, भली मूव करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसका भी अपना ना एक तरीका है, उसका भी ना, ये सारे के सारे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, अगर इनको सही से अरेंज किया जाता है ना, तो वो भी एक इक्वेशन को फॉलो करता है। और जानता है भाई, जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर लेता है, उसको हम लोग उसको बोल देते हैं आइडियल गैस। मतलब ऐसी हालत है कि भैया आपकी लाइफ में, याद रखिएगा, नीट के सिलेबस में रियल गैस नहीं है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि भाई जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर लेता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर इंटू टी। आर क्या है? तो सर दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल देते हैं। सर ये सारे गैसेस के लिए इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू फॉर ऑल गैसेस, इक्वल वैल्यू फॉर ऑल गैसेस। इनकी जो वैल्यू होती है वो सारे गैसेस के लिए इक्वल होती है। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। भैया इनका जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ आर चेंज होता है, आर डिपेंड्स ऑन, ये किसी गैस पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है सर? यूनिट्स। किस पे डिपेंड करता है? यूनिट पे। सर याद रखिएगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये कोई भी गैस अगर देखेंगे तो हमारी जिंदगी में जितने भी गैस आएंगे वो इसी को फॉलो करते हैं। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। सर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है, ध्यान सुनना। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से डर नहीं लगता साहब, पहले तो आर से लगता है। आर क्या है सर? इसकी वैल्यू होती है 8.314। इसको बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप 25/3 यूज कर सकते हैं। बेटा मैं अभी बता रहा हूं, फिर से सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, कुछ ऐसे लोग पूछेंगे सर कहां से आया? 8.314 की वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे तो 25/3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन पर मोल। कैसे जूल्स पर केल्विन पर मोल? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, बेटा इसका यूनिट देखोगे एनर्जी के बराबर होता है, तो जूल हो गया, पर केल्विन पर मोल। देख लो यूनिट देख लेना, यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा। P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? वर्क या एनर्जी के बराबर होता है, तो इसका यूनिट जूल हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन। देख लो ये कब यूज करते हैं? ये तब यूज करेंगे जब प्रेशर किस में होता है? प्रेशर भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या फिर पास्कल में हो, और वॉल्यूम किस में हो? मीटर क्यूब में। मतलब ये एसआई यूनिट्स में काउंट किया जाता है कि सर ये क्या है? एसआई यूनिट्स, एमकेएस यूनिट में होता है। एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट में काउंट किया जाता है।
भैया देख लीजिएगा, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है लोगों के लिए। 821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या फिर इसको 0.0831। सर ये दोनों के दोनों लीटर बार, मैं तो दोनों को सेम ही कंसीडर करता हूं। क्यों? क्योंकि भैया इसको राउंड अप करोगे तो इनको राउंड अप करके 1/12 भी लिख सकते हो। आर की वैल्यू थोड़ी ही चेंज होती है लीटर एटीएम से लीटर बार में। और इसको कब यूज करते हैं बेटा, देख लेना, ये वैल्यू कब यूज किया जाता है, ये वैल्यू तब यूज करते हैं जब प्रेशर किस में हो, एटीएम में या फिर बार में, और वॉल्यूम किस में हो, लीटर में। ज्यादातर जगह पर आपको यही यूज करने को मिल जाता है। आर की वैल्यू देख ले बेटा, आर की वैल्यू बेटा ये देख लेना, आर की वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल कंसीडर किया जाता है। हो जाएगा। इसी को 1/12 ले लेते हैं, इसी को 1/12 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/12 ले लेते हैं। श्योर है? डन। आर की वैल्यू देख रहा है सर, आर की वैल्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। आर की वैल्यू को बेटा अगर तुम कैलोरी में लेना चाहो तो 1.99 या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बेटा ये कब लेते हैं? तो जब आपका प्रेशर किस में हो जाए, जब आपका प्रेशर किस में हो जाए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद है ऐसा कुछ, फोर्स डाइन में भी होता है, और वॉल्यूम क्या हो जाए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट हम लोग बोल देते हैं इसको। कौन सा यूनिट बोलते हैं? सीजीएस यूनिट। ये सीजीएस यूनिट होता है। तो एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। आर की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो जाती है। तो भैया 1.99 कैलोरी, सर या उसी को 2 कैलोरी ले लेते। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है, बहुत प्यारा सा, हर एक गैस इसको फॉलो करता है। जो नहीं फॉलो करता उसको रियल गैस बोलते हैं, जो फॉलो करता है उसको आइडियल गैस बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को भैया क्या करना है, एक बोला अर्ग में कितनी होगी, भाई साहब अलग अर्ग में कितनी होगी, अर्ग में बेटा क्या करोगे, मतलब अर्ग में एमएम ऑफ एजी में बेटा कन्वर्ट कर लेना। मैं लिखने को तो अलग अलग लिख सकता हूं, कोई दिक्कत बेटा, इतनी वैल्यूज याद नहीं रहती, यही 2-4 वैल्यूज याद नहीं रहती। इन दोनों को इक्वल लेके आप ट्रीट कर सकते हो, 1/12 पे ही काम चला सकते हो। और बाकी इसको 2 कैलोरी 25/3, ठीक है। अर्ग में बताइए, कन्वर्ट कर लीजिएगा अर्ग में, ठीक है। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने आता है, कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इस पे बात करते हैं। ये देख लो सर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर याद रखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन भाई साहब बड़ा प्यारा सा इक्वेशन है जी, एकदम सुंदर सा इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इससे ना 2-3 चीजें पता चलती हैं, 2-3 चीजें पता चलती हैं। क्या सर? यहां से देखेंगे ना तो यहां से आपको नंबर ऑफ, देखो पीवी अपॉन आरटी। सर इससे देखेंगे ना वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं। सर आप देखिए, आप इस इक्वेशन से अलग अलग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, आपको कभी भी मन में लगे कि सर हमको कुछ नया फॉर्मूला चाहिए, देख लो, एक लाइन से 4 फॉर्मूले बना सकते हो, एक लाइन से 4 फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। 4 फॉर्मूले बना सकते हो। अब बेटा इसको जबरदस्ती मत याद करना, तुमको सिर्फ ये याद रखना है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। जहां पर लगेगा वहां यूज कर लेंगे। कुछ लोगों के साथ होता है कि सर ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, सब कुछ निकाल सकते हो आप। यहां से ही मोलर वॉल्यूम निकालते हो, यहीं से मोलर वॉल्यूम आती है, याद है? मोलर वॉल्यूम कब आती थी, याद करो। सर मोलर वॉल्यूम आप कैसे डिफाइन करते थे, याद कर। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस याद है? सर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वीएम, सर ओल्ड एसटीपी पे याद करो। ओल्ड एसटीपी क्या टेम्परेचर रखा था तुमने, 273 केल्विन। पुट करो यहां पर। प्रेशर क्या रखा था, 1 एटीएम। सर 1 एटीएम रखा। सर यहां पर ओल्ड एसटीपी निकालोगे तो भैया नंबर ऑफ मोल्स 1, आर की वैल्यू 0.0821। सर ये टेम्परेचर कितना पुट करोगे, 273 केल्विन, डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना होगा, 1 एटीएम। ये देख लो सर, ये पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 22.4 लीटर्स, ठीक है, या फिर 22,400 ml आती है। कोई भी गैस हो, ओल्ड एसटीपी पे वॉल्यूम ऐसे निकलता है। सिमिलरली भैया न्यू एसटीपी की बात की जाए तो न्यू एसटीपी पे क्या चेंज हुआ, सर थोड़ा सा चेंज हो गया। टेम्परेचर भैया 273 केल्विन, प्रेशर कितना हो गया, 1 बार। सर ये न्यू एसटीपी पे देखेंगे, मोलर वॉल्यूम निकालने जाएंगे, चेंज क्या होगा, सर ये चेंज होगा। बस इतना ही चेंज करना है बेटा। ये देख लो सर, इससे निकालोगे 22.7 लीटर्स आ जाएगा मोलर वॉल्यूम की वैल्यू।
हो जाएगा सर, यही से हो जाएगा, कर पाओगे। तो यहां पर छोटा छोटा याद करो, एसएटीपी बोला था मैंने। मोलर वॉल्यूम बेटा सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे इन सब पे डिपेंड करता है। एक मोल का वॉल्यूम निकालना है, किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल। एक मोल ही लेना होता है बेटा, एनी गैस, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का एक मोल का वॉल्यूम। एसएटीपी का मतलब टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार। सर ये वैल्यू निकालोगे तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 1 इंटू कितना हो गया, 0.0831 इंटू 298 डिवाइड बाई 1, इसकी वैल्यू निकालोगे 24.8 लीटर्स के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। तो ये बेटा वॉल्यूम यहां से निकाल सकते हो। याद रखिएगा, किसी भी गैस का प्रेशर निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, आप सब कुछ रिलेट कर सकते हैं। किसी भी गैस का प्रेशर निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, सब कुछ रिलेट कर सकते हैं यहां से। सर एक बात बताइएगा, मजा नहीं आ रहा इसमें उतना, और क्या यार, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं, ऐसे थोड़े ही ना होता है। ये सब तो वॉल्यूम निकाल दिए सर, कुछ अलग लिखते हैं। एक बात बताइएगा सर, थोड़ा सा मजे लेते, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं गाइज? हे गाइज, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं सर? गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख, एक बोल रहा है सर एडवांस लेवल पढ़ाओ, एक बोल रहा है गाओ काओ लेवल पढ़ाओ। आएगा बेटा, जब आएगा, कल आएगा 10 क्वेश्चन ना, आना, एडवांस नहीं आएगा, खाली बस नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा, होना चाहिए बाबू। सब चीज जानता, उसको बैठे बैठे लगता है क्या कुछ तो खुजली करूं, क्या टाइप करूं, कोई मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं चल रही, तो चलो यार यही लिख देता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर ये मोलर मास को इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके चले जाइए, इससे क्या मिलेगा आपको? मजे आएंगे और कुछ नहीं मिलेगा भाई। पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। सर देखिएगा सर, पीएम डरता, सॉरी पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। देख रहा है ये क्या है सर? डेंसिटी ऑफ गैस। देख रहा है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, डेंसिटी ऑफ गैस। सर डेंसिटी ऑफ गैस देखोगे तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से अलग लिख सकते हो, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। पक्का सर लिख पाएगा? हो जाएगा, श्योर है? एसटीपी एटीपी में क्या होता है? अरे नहीं जी, जल्दी ये देख रहा है कौन है जी? अरे नहीं नहीं, हमारे जो भाई पीएम है भाई साहब, हाँ पीएम का मतलब तुम क्या हमेशा पढ़ा, तुम लोग क्या मतलब वही समझते हो क्या? हम तो ये सोचे थे, हाँ पढ़ने वाला मोटा इंसान डरता है मोटापे से, ठीक है? तुम लोग हमेशा मतलब गलत ही हो जाते हो या गलत खाली सोचते रहते हो। हम भैया उन्हीं को वोट दे के आए हैं जिनको तुम देख रहे हो, 3 3 बार वोट, हैट्रिक लगा दिया हमने तो, ठीक है? पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। हाँ हमारा भाई साहब अलग लेवल का है यार इंसान। हाँ मतलब मैं तो कभी कभी देखता हूँ ना एकदम, तुम अभी सुन रहा होगा ना एक 50%, अभी तो मैं दिमाग खराब हो गया है भाई, 50% सर 11 12 का मार्क्स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। भाई कुछ ना हो रहा। देखो एक सिंपल चीज, अभी तुम शायद छोटे हो या कुछ लोग जानते हैं कि भाई ये एक तरीका होता है, कवर अप होता है। जब स्टोरी को दबानी होती है, नीट लीक को दबाना था तो दबा दिया गया, दबाने का यही सब तरीका होता है, फालतू का चीज डाल दो। हाँ समाज को गुमराह करना है तो एक ऐसा टॉपिक उठा के डाल दो, सब आपस में उसी पे लड़ते रह जाएंगे, काम की चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है? काम की चीज खत्म हो जाएगी। भाई कोई, अब देखो जैसे मामला शांत हो गया ना, अगले साल क्या होगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना न्यूज वाले को फर्क पड़ रहा है। सोचो हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, एज ए सोसाइटी हम कहाँ रह रहे हैं? मतलब हमारा अगले साल पेपर सीबीटी में होगा, सीबीटी में होगा तो भाई अलग अलग शिफ्ट होगा, कोई डिस्कशन नहीं। अभी किस पे डिस्कशन चल रहा है कि हमारे जो है एकदम मतलब समझ रहे, बुलेट ट्रेन चलेगी, 12th का मार्क्स 50%। अरे भाई तू ये तो बता दे अगले साल पेपर कैसा होगा, वो लीक होगा कि नहीं होगा, ये तो बता दे यार। ये सब कोई डिस्कशन नहीं करता। फिर अभी कहाँ जा रहे? जाना चाहिए अमेरिका, अमेरिका जाना चाहिए, जा कहाँ रहे हैं? सेशेल्स जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वो सब ऐसी दबा पड़ा कंट्री है। जाना चाइना जाइए ना भाई, वहां बात कीजिए, वहां कुछ बात कीजिए।
हम लोग के अलग लेवल का, हमारा भाई बुरा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद वोट दिए कि भाई तुमको अगर कोई सपोर्टर हो, मैं ऐसा नहीं, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ क्योंकि एज ए लीडर बहुत अच्छे लीडर, लेकिन भाई कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ना यार। भाई हमें पॉलिटिकल हर चीज को नहीं छोड़ना है। तुम्हारा फ्यूचर है यार, किसी बच्चे का फ्यूचर है, उसको यही नहीं पता, कोई गांव बैठा बच्चा है, उसको सीबीटी प्रैक्टिस की आदत नहीं है, कैसे करेगा? ठीक है, आपने तो बोल दिया कि लीक से बचने के लिए कि हाँ भाई हम अगले साल से ये कर दें, बता तो दो भाई कि अगले साल 4 शिफ्ट में होगा, 5 शिफ्ट में होगा, 10 शिफ्ट में होगा, इतने बच्चे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब आएगा बाद में। एक कंट्रोवर्सी खाली मुंह से निकल जाओ, देखो कैसे मीडिया पीछे पड़ जाती है। इन सब चीजों पे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ाई करो, सबसे अर्नेस्ट चीज। भाई बुरा लगे अच्छा लगे, ये चीज याद रखना, क्या? पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। भैया देख लो सर, डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है, ओ माय गॉड, अगर डेंसिटी ऑफ गैस मैं लिख दूं तो डेंसिटी ऑफ गैस पीएम अपॉन आरटी लिख सकते हो कि नहीं? सर डेंसिटी ऑफ गैस कैसे पता चलता है? पीएम अपॉन आरटी से। डेंसिटी ऑफ गैस किस पे पता चलता है? पीएम अपॉन आरटी से। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास, डेंसिटी ऑफ गैस किस पे पता चलता है? पीएम अपॉन आरटी से। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास, ये देख डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखना, ये देख, हाँ मुझे तो भाई रिफंड का सिस्टम ही समझ में नहीं आता। मैं मतलब, हाँ मतलब मुझे ना कभी कोई चीजें समझ नहीं आती। जैसे आप कभी ट्रेन की टिकट बुक करने जाओ या फ्लाइट की टिकट बुक करने जाओ, पैसा काट लेते, उसी टाइम कट जाता है, इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, आपके अकाउंट से निकल भी जाता है, उस कंपनी को मिल भी जाता है। लेकिन वही सेम ट्रेन की टिकट या वही सेम चीज अगर तुम एनटीए से मांग रहे हो, भाई सदियों लग जा रहे हैं। तुम्हें पता है, एक ट्रेन की, मैं एक फ्लाइट की टिकट थी मेरी, जब इंडिया पाकिस्तान वाला जब पिछले साल सीन चल रहा था, उसका रिफंड आज तक नहीं आया। और मैं भी भूल चुका हूं, अब क्या क्या ही बोलूं मैं उस टाइम पे। हाँ, मैंने कहा चलो देश के लिए पैसा उसी में चला गया होगा, होगा भाई चला गया होगा, पीएम केयर फंड में चला गया होगा, अब कौन मांगने जाए रिटर्न। ठीक है, मतलब मैं सोच रहा जिस सॉफ्टवेयर से तुम काट ले रहे हो विद इन सेकंड, उसी सॉफ्टवेयर से रिटर्न कर दो यार, सॉफ्टवेयर तो सेम ही है ना। सोच रहे हो सॉफ्टवेयर तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग होगा। ठीक है, मैं अलग ही लेवल का है यार, रिफंड देना है भाई 2000 रुपए, 1500 रुपए, 1600 रुपए दे दो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। या बता दो कि हाँ यार इसको भी देश की उन्नति में लगाएंगे बेटा, तो हम लोग दे देंगे उसमें भी कि चलो भाई। डेंसिटी ऑफ गैस के बाद जिनको भी नहीं आया भैया टेंशन मत लीजिए, आएगा। आपका पैसा आपके पास जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वी हैव मतलब डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं, डिजिटली सब कुछ होता है। और अब एक तो एग्जाम भी डिजिटल होने की कोशिश में है। देखो जैसे चीटिंग डिजिटल हो रही थी, वैसे ही एग्जाम भी जब डिजिटल होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, अरे सर देखो भाई, डेंसिटी ऑफ गैस की बात करें, डेंसिटी ऑफ गैस बेटा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनना। अगर कोई गैस मैं तुम्हें बोल दूं फॉर अ गिवन गैस, गिवन गैस का मतलब क्या हो गया? सर आपने क्या कर दिया, मोलर मास बता दिया मुझे। सर आपने किसी गैस का मोलर मास क्या बता दिया, फिक्स कर दिया। अगर किसी गिवन गैस की बात करूं तो बेटा उसकी जो डेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा क्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा क्या? अगर मैंने तुमको गैस बता दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको गैस बता दिया कि भैया ऑक्सीजन गैस है, तो उसका मोलर मास फिक्स हो गया। आर फिक्स है बेटा, आर तो कांस्टेंट है। प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो, फॉर ऑक्सीजन गैस, बेटा ये क्वेश्चन लिखो। सर अगर आपको गैस बता दिया गया है तो भैया गैस बताते ही आप क्या करोगे? आप कैसे रिलेट करोगे कि भैया कौन सा कब डेंसिटी हाइयर होगी, कब डेंसिटी लोअर होगी? बता सकते हो, गैस गिवन है। ऑक्सीजन गैस बोल दिया मतलब मोलर मास फिक्स हो गया। ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो मोलर मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। सर ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो मोलर मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, जैसे ही डेंसिटी, भैया मोलर मास फिक्स है, आर फिक्स है, तो भैया डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो भैया प्रेशर देख लो, प्रेशर क्या चाहिए, प्रेशर जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा।
प्रेशर जितना कम डेंसिटी उतनी कम। लोएस्ट पूछ रहा हूं मैं, हाईएस्ट नहीं पूछ रहा हूं, लोएस्ट पूछ रहा हूं। तो प्रेशर क्या चाहिए, कम चाहिए होगा ताकि डेंसिटी कम हो, तो प्रेशर कम चाहिए तो प्रेशर कम टिक मारो। सर टेम्परेचर क्या चाहिए, टेम्परेचर जितना ज्यादा सर डेंसिटी उतनी कम, तो भैया आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लोएस्ट का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लोएस्ट का आंसर क्या आएगा बेटा, सी आएगा, क्योंकि प्रेशर भैया क्या चाहिए, प्रेशर कम चाहिए लोएस्ट के लिए। हाईएस्ट के लिए क्या होता, ये बेटा आंसर लोएस्ट का है, ये आंसर लोएस्ट का है। हाईएस्ट का आंसर क्या होता, चलो ये भी बता दो, हाईएस्ट का आंसर क्या होता। अगर मैं तुमसे हाईएस्ट पूछता तो हाईएस्ट का आंसर कौन सा होता, ए बी सी डी में से हाईएस्ट कौन सा होता, सर हाईएस्ट ये होता। देख लीजिएगा सर, हाईएस्ट कौन सा होता, सर ये होता। और अगर भाई साहब टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर तुमसे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो बेटा इस केस में डेंसिटी ऑफ गैस जो होती, डेंसिटी ऑफ गैस जो होती है सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। सर मोलर मास ऑफ गैस, सर कैसे, सर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, आर फिक्स है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मोलर मास पे। डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मोलर मास पे। भैया पता चल रहा है, तो रटना मत यार, बैठ के मत रटने लगना कि यार सर गजब का फार्मूला। भाई प्लीज लॉजिक लगाओ। सर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, आर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मोलर मास पे। सर डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो। सर डेंसिटी ऑफ गैस, अगर गिवन गैस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दो, क्वेश्चन देखना बेटा, बताओ कौन सी गैस की डेंसिटी हाईएस्ट होगी। भैया हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी गैस की होगी, बस बता दो। सर हाईएस्ट डेंसिटी किस गैस की ज्यादा होगी, बता दो कितना होगा, कितना होगा सर, कितना होगा, डेंसिटी किस गैस की हाईएस्ट होगी, एचटीपी दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है तो डेंसिटी भैया मोलर मास पे डिपेंड करती है, जिसकी भैया मोलर मास। इवन मैं तो कह रहा हूं कि डेंसिटी का ऑर्डर भी बता सकते हो, डेंसिटी का ऑर्डर बता दो भैया, किसका डेंसिटी सबसे हाईएस्ट, सर SO2 का, फिर किसका, सर CO2 का, फिर किसका, सर हीलियम का, फिर किसका, हाइड्रोजन का। सर डेंसिटी का ऑर्डर भी बता सकते हो, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, बस बता दोगे। जिसका मास सबसे ज्यादा उसका भैया डेंसिटी ज्यादा। सर जहां पर गैस फिक्स्ड है वहां डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करती है, और जहां भैया टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है वहां डेंसिटी मोलर मास पे डिपेंड करती है, वहां मोलर मास पे डिपेंड करती है। पक्का हो जाएगा। अरे भैया डेंसिटी से याद रखना, गैसेस के केस में भैया एक टर्म और होता है सर, जिसका नाम होता है वेपर डेंसिटी। भैया गैसेस के केस में एक केस और होता है, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। सर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस भाई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेकिन रिलेशन याद रखना, हो सकता है जिंदगी में कभी कभी दिक्कत आ जाए। वेपर डेंसिटी बेटा किसी भी गैस का जब निकालते हैं, ये एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे आप किसी लिक्विड का या लिक्विड का निकालते हो तो आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हो। अगर आप लिक्विड में बेटा यही चीज निकालने जाओगे ना, लिक्विड के केस में रिलेटिव डेंसिटी अगर आप निकालने जाओगे तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है सर, इसको पता है किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हो, मतलब 1 होता है, इस केस में डेंसिटी 1 होती है। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। ध्यान सुनना, अपने पास हीलियम और हाइड्रोजन का मास बराबर होगा, तो पहले तो निकल भाई, तू बैच में रहने लायक नहीं। हीलियम और हाइड्रोजन का मास बराबर होता है, अलग ही लेवल पे है भाई। हीलियम और हाइड्रोजन का मास बराबर होता है, मतलब पहली फुर्सत में बेटा पहले तो दिमाग शांत करके सोचो। अगर नहीं समझ में आया कि हीलियम और हाइड्रोजन का मास कैसे ज्यादा होता है कम होता है, सच बता रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए यकीन 3.0 आएगा। वहां से बेटा भी इंजॉय करो, जस्ट वेट एंड वॉच, देयर विल बी अ बैच यकीन 3.0, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। हीलियम और हाइड्रोजन का मास बराबर होता है,
मैं सोच रहा हूं आगे जाने का, वेपर डेंसिटी का रिलेशन बताने, ये बोला हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मास बराबर। लिक्विड्स के केस में रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी कोई आजकल बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं भाई साहब, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। हाइड्रोजन वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वाटर का वैल्यू बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे हाईएस्ट होता है। वो चीज आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया जाएगा। सर वेपर डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ, सर याद रखिएगा ये भी रिलेटिव डेंसिटी ही है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस। याद रखिएगा लाइटेस्ट गैस, किस गैस के? लाइटेस्ट गैस। कौन सा लाइटेस्ट गैस होता है? हाइड्रोजन। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन दोनों गैसेस का डेंसिटी का रेशियो लेना। याद रखिएगा इन दोनों का रिलेशन निकालना। सुनना, ये दुखना अपने पास क्या होता है, ध्यान सुना। वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं? वेपर डेंसिटी बेटा सीधा सा बात है, रिलेटिव डेंसिटी है किसी भी गैस के रिस्पेक्ट में। क्या होती है सर? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। लाइटेस्ट गैस मतलब हाइड्रोजन। सर यहां पर सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं डेरिवेशन भी करा दूं, ऐसे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। मैं फॉर्मूला पहले सीधा सीधा लिख देता हूं। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मैंने ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया? इसका रीजन बताता हूं। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है, टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है तो डेंसिटी में क्या चेंज होता है? डेंसिटी बिकॉज ऑफ मोलर मास डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि बेटा टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इसीलिए डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मोलर मास पे। डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले नहीं सर डिराइव करके बताओ, तो मैं डिराइव भी कर देता हूं। सर डेंसिटी का फॉर्मूला सर पीएम अपॉन आरटी डिवाइड बाई पी एम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर टी। सर कट कर दो, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, आएगा वही सर, आएगा वही सर। ये अब तुमको मैं बोल रहा हूं कि याद रखिएगा ये जो वेपर डेंसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में? बेटा लाइटेस्ट गैस के रिस्पेक्ट में। कौन है लाइटेस्ट गैस? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर सामने वाले ने वेपर डेंसिटी में, अगर कल से क्वेश्चन में यह दे दिया गया कि इफ वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज, ये देखिएगा, इफ वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस या हीलियम गैस, बताओगे सर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या क्या होगा? बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अगर कल से हाइड्रोजन के बदले क्वेश्चन में बोल दे कि भैया मैं हीलियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहता हूं, तो बेटा क्या होगा? क्या यहां पर लिख सकता हूं मोलर मास डिवाइड बाय हीलियम? सर यहां पर लिख सकता हूं गैस का मोलर मास डिवाइड बाय 2, सॉरी 4 डिवाइड बाय 4, सर लिख सकता हूं। अगर वो बोले सर, अब देखना अब क्या बोलेगा कि भैया मैं हीलियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर, पहले आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। ये जो 2 आता है बेटा ये हाइड्रोजन का मोलर मास है। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस बेटा, यूनिटलेस। सर ये दो लोगों का रेशियो है, यूनिटलेस होता है, यूनिट नहीं होता। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज द सेम क्वांटिटी का रेशियो जब लेते हो तो वो यूनिटलेस होता है। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी बेटा, याद रखिएगा वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भैया वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ, सर यहां पर डेंसिटी ऑफ और यहां पर ऑक्सीजन गैस लिख दूं तो बताओगे वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ H2। सर देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन होगा तो ये सब पूछ देगा। वेपर डेंसिटी बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे, इसीलिए देख लेना। सर नॉर्मल केस में वेपर डेंसिटी बहुत सिंपल सी चीज, मोलर मास डिवाइड बाय 2 आ जाता है। सर वेपर डेंसिटी होता क्या है? दो लोगों का रिलेशन, दो रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सर इनका क्या हो जाता है? सर ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 होता है, ऑक्सीजन एटम की बात नहीं है। 16 जो लिख रहे 32 बेटा आएगा। ऑक्सीजन गैस होता है ना, O2 गैस होता है बेटा, ऑक्सीजन एटम नहीं एग्जिस्ट करता, O2 गैस एग्जिस्ट करता है।
हाइड्रोजन एटम नहीं एग्जिस्ट कर रहा, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। डन, तो याद रखना। श्योर हो भैया? वेपर डेंसिटी, अब देखना कुछ अच्छे अच्छे चीजें। अब वेपर डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। सर एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन लिख दिया, ये लिखना बेटा कैलकुलेट द, सर ये कैसा बात कर दी है, बताओ तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना होगा, CO2 गैस की डेंसिटी। बेटा अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट STP, सर ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा भाई? देख बोला ऐसा थोड़ी ना आता भाई, चेंज करने को जब तू AMU का डेफिनेशन चेंज कर सकता है तो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती। बाकी तेरी मर्जी है भाई, सब हाई फाई बातें हैं छोड़ दे भाई, तेरे लिए है भी नहीं। अगर तुझे हाई फाई लग रहा है तो हाई फाई बात छोड़ दे, तू यही याद रख वेपर डेंसिटी क्या होता है, किसी भी गैस का हाफ कर दो, मोलर मास का हाफ कर दो, सर हाई फाई बात खत्म। सर याद रखिएगा, अगर अब ये निकालना कैसे निकाले, सर मुझे इतना पता है, मोलर CO2 को देख लो, CO2 का मोलर मास कितना है, CO2 का मोलर मास कितना है 44 ग्राम सर, और मोलर वॉल्यूम एट STP कितना होगा सर 22.7 लीटर, या फिर 22,700 ml लिख देता हूं। क्या मैं यहां से निकाल नहीं सकता? क्या डेंसिटी भैया निकाल नहीं सकता? क्या डेंसिटी ऑफ CO2 अगर निकालने को बोला जाए तो भैया क्या मैं डेंसिटी का मतलब सर 44 अपॉन 22,700 ml नहीं लिख सकता क्या? कितने लोग हैं निकाल नहीं सकते? भैया देखो इसी को बोलते हैं, कुछ लोग हैं वो वेपर डेंसिटी निकाल गए, इसीलिए मैंने बोला सर इसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, CO2 की वेपर डेंसिटी। मैं जानता हूं ना, ऑप्शन में 22 देगा, 22 भी टिक मार देगा, ये वेपर डेंसिटी है बेटा। मैंने तो तुमको डेंसिटी बोली थी, मैंने तो तुमको डेंसिटी बोला था। सर इसका आंसर देखेंगे 44 अपॉन 2270 ग्राम पर ml लिख सकते हो। सर यही तो दिक्कत है, सर 22 लिख दिए, अब बगल में बैठ के माथा पीट रहे, अबे यार डेंसिटी सर ने पूछा था, हाँ डेंसिटी पूछा था भाई। सर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी कैसे निकलता है सर, ग्राम पर ml में निकाल लो, ग्राम पर cc में निकाल लो। सर वेपर डेंसिटी निकाल दिया कि सर भैया डेंसिटी वेपर डेंसिटी में फर्क है, जितना भी आए वो एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि इफ डेंसिटी ऑफ गैस दिया हुआ है, ये देख लो, इफ डेंसिटी ऑफ गैस एट STP कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। चलो ये बताओ, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये बता दो। मोलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, इसका आंसर बता दो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा, गैसेस के बारे में बात चल रही है। 22.7 कहां से आया बेटा? STP पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब 22.7 ही लिया जाए, बाकी 22.4 भी लेंगे तो थोड़ा सा ही आंसर में चेंज आएगा, थोड़ा सा ही आंसर में फर्क आएगा। 22.7 लेने की कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि NCERT में अब चेंजेस हो गए हैं, अपने एग्जाम में भी ट्राई करेंगे। 22.4 पे भी थोड़ा सा ही बेटा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? क्या होगा सर? यहां पर डेंसिटी दी हुई है सर, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? कितना आएगा सर? यहां पर देखोगे तो एक बात बताओ सर, आपको ये दिख रहा है 1 ml ऑफ गैस, 1 ml गैस का मास कितना है 0.8 ग्राम। तो सर इसीलिए अगर मैं 22,700 ml का मास लूंगा, अगर इसका मास ले लूं तो सर ये मास जो होगा 0.8 इंटू 22,700, ये जो मास होगा बेटा यही तो मोलर मास होगा ना,
ये जो मास होगा यही तो मोलर मास होगा। सर ये कितना हो गया, 8 7 जा 56, 8 2 जा 50, 22, 1 ml का 0.8 ग्राम है, तो भैया 0 हो गया, 8 7 56, 8 2 जा 16, सर 21, 8 2 जा 16, इतना ग्राम आएगा भैया, 18,160 ग्राम आएगा। गैस को ज्यादा भयंकर ले लिया हमने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गैस को ज्यादा भयंकर ले लिया हमने। सर ये कैलकुलेट करेंगे तो भाई 1 ml का मास इतना है, तो सर 22,700 ml का मास 18,160 ग्राम आएगा। थोड़ा हेवी गैस ले लिया भाई, ऑब्वियस है, थोड़ा हेवी गैस ले लिया है मैंने। अब भाई समझाने के लिए लिया था भाई, इतना हाई डेंसिटी नहीं होता, बहुत कम डेंसिटी होती है गैसेस की। तो भैया इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 2, सर 9080 ये आ जाएगा। वेपर डेंसिटी देख लो 9000, मोलर मास 18,160, थोड़ा ज्यादा हेवी गैस ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो तुमको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया भाई, अब ऐसे रट के थोड़ी ना मैं आया हूं कि हाँ भाई कम क्वेश्चन दूं, कैसा क्वेश्चन दूं। हाँ यार हाइपोथेटिकल भारी गैस है भाई, हाँ भारी गैस है हमारा, और क्या, हम लोग हल्के में थोड़ी ना लेते, हल्का फुल्का गैस थोड़ी ना लेते, भारी गैस लेते। बेटा एक सिंपल सी चीज, डेंसिटी के साथ रिलेशन याद रखिएगा, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी अलग अलग चीजें होती हैं। वेपर डेंसिटी और डेंसिटी बेटा अलग अलग चीजें होती हैं। वेपर डेंसिटी बेटा और डेंसिटी को कुछ लोग डेंसिटी का बोल रहे हैं कि सर डेंसिटी यहां से भी निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी आप इससे भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी आप इससे भी निकाल सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में चाहे तो आप डेंसिटी यहां से भी निकाल सकते हैं, वही सेम टाइप का आएगा, सेम टाइप की चीजें आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम अलग आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। प्रेशर कितना लेंगे अब आप देख लीजिएगा, प्रेशर अगर एसटीपी पे 1 बार ले रहे हैं, मोलर मास 44 ग्राम है, आर की वैल्यू बेटा 0.0831 लेंगे, और टेम्परेचर की बेटा वैल्यू कितनी लेंगे, 273 केल्विन लेंगे। सर आप यही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका भी आंसर उसी के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, श्योर, हाँ चलो ये बात कर रहा था मैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर डेंसिटी ऑफ गैस की बात हो गई, डेंसिटी की बात हो गई, वेपर डेंसिटी की बात हो गई। गैस जो होता है ना भाई अलग लेवल का बंदा होता है, गैस जो होता है वो अलग लेवल का बंदा होता है, पता है क्या। अरे क्वेश्चन कितना कराएं यार, रुक जा। हाँ वॉल्यूम 1000 ml नहीं लेना होता, 1000 ml क्यों लेगा भाई, ये मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम पे जो मास होता है उसी को भाई उसको हम, ये मोलर वॉल्यूम है, ये वीएम है, और ये क्या है, मोलर मास है। सर इस गैस पे, इस पार्ट पे जितना वॉल्यूम होगा उसी को बोलेंगे ना, डन। अच्छा सुन एक बात बताता हूं तुमको, बहुत बड़ी बात, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये जो इक्वेशन तुमने आज लिखी है, आज जो तुमने पढ़ा है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, आइडियल गैस इक्वेशन, अब तुमको क्या लगता है अपने आप आया होगा गैस, अपने आप आके बोल के चला गया होगा कि ये गैस, हाँ ए चचा देखिए ना हमको पहचानिए, हम तो हाँ हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, आर के बराबर, ऐसा नहीं होता है बाबू। ऑब्वियस है ना भाई, कोई भी इक्वेशन अपने आप नहीं आई होगी, उसके लिए अलग अलग, जैसे आज के टाइम जो हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स दिख जाते हैं वो डायरेक्ट थोड़े ना दिखे थे कि अपने आप एटम आया पहचान लीजिए भाई हम एटम है, इलेक्ट्रॉन है मेरे अंदर, प्रोटॉन है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं, ध्यान सुनना अपने पास क्या होता है। अरे सुनो सुनो, कौन है एक क्वेश्चन, अबे रुक जा, 22,400 भी लेगा तो बेटा थोड़ा सा ही फ्लक्चुएट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी चीज बतानी है गाइस, रुक जाओ पता बता रहा हूं क्या होता है। सर आइडियल गैस इक्वेशन ऐसा है कि डे 1 पे कोई नहीं बता रहा था, इसके लिए अलग अलग इक्वेशंस थे, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अगर आप गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर भैया टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दो, ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, एन फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, आर तो फिक्स्ड ही होता है। सर जैसे ही आपने देखा, ऐसा है कि आइडियल गैस इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आया, सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सर ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट गैस को लेंगे तो आपको प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। सर कैसे, सर एन फिक्स्ड है,
आर फिक्स्ड है, टी फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सर सारे के सारे क्या हो गए, एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और आपको ही पता है कि भैया जब दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, जब दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, के लिख देता हूं, कांस्टेंट की वैल्यू के लिख देता हूं, तो सर यहां पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बोला गया। और ये भाई साहब पहले एक लॉ था जो आपके सिलेबस में था लेकिन अब हट गया है, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भैया ये बात बॉयल्स लॉ ने बताया था, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे, सर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे तो सर ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इनवर्स ग्राफ आएगा, सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे ऐसा आएगा, सर P इंटू वी कॉन्स्टेंट, तो P इज इक्वल्स टू K बाई वी, सर K इंटू 1 बाई वी। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ छोड़ो, प्रेशर और 1 बाई वी का ग्राफ खींचोगे आप, 1 बाई वी का ग्राफ खींचोगे या V इनवर्स का ग्राफ खींचोगे तो बेटा ये कैसा आएगा, सर ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट प्रेशर और 1 बाई वी का ग्राफ या फिर V इनवर्स का ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन। याद रखना बॉयल्स लॉ जब भी आता है सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, भैया याद रखिएगा। आपको इसी बार का इस बार का क्वेश्चन भी था इसी पे, आइसोथर्मल कंडीशन पे, कि भैया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर शुरुआत का प्रेशर और वॉल्यूम ये है, बाद का प्रेशर और वॉल्यूम ये है, सर बाद का प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियली ये है, सर फाइनल ये है, तो सर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इनिशियल से फाइनल अगर ये है तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, या फिर प्रेशर का रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम के रेशियो से अपोजिट फ्लक्चुएट करता है। तो बेटा याद रखिएगा PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये बात मैंने नहीं, किसने बोला, बॉयल्स लॉ ने। बॉयल्स लॉ ने भाई साहब ये ग्राफ बताए, सर PV का ग्राफ बताया, P वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ बताया। अगर गैसेज में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 हो जाता है। श्योर है, पक्का भैया देख लेना, प्रेशर का ग्राफ वॉल्यूम के अपोजिट चल रहा होगा। सर यहां पर अब देखो, मैं नहीं, लोग कुछ लोग होते हैं मजे लेने वाले, अब देखोगे ना भाई साहब अलग अलग टाइप का ग्राफ पूछ लेते हैं। log P इज इक्वल्स टू, देख रहा है, log K प्लस log V, ऐसा लिख सकते हैं, log 1 बाई V ऐसा लिख सकते हो। सर देख लो, सर log P, ये देख लो log K माइनस लॉग वी लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, अब तो दिमाग से ऊपर चला गया, ऐसे कैसे लिख दिया जी, ऐसे कैसे लिख दिया जी। अगर अब मैं ग्राफ बोलूं log P वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ बनाओ, log V का ग्राफ बनाओ, क्या ग्राफ का स्लोप बता सकते हो, y इंटरसेप्ट बता सकते हो? कितने लोगों का बेसिक मैथ इतना स्ट्रांग है? log P, सर ये कैसे लिखा, इस इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, लिख सकते हो। अरे भाई यार तुमको ये बहुत पढ़ा दिए, बहुत पढ़ा दिए भाई, इसको फिजिक्स बेसिक मैथ है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा तो काम यहीं पर खत्म था भाई। इसके बाद तो जो पढ़ा रहा हूं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं कि ऐसा होता है, कोई चीज कांस्टेंट है मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रख लो। P1 V1, सर यहां पर क्या ग्राफ बनेगा, सर ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, इसका एकदम एंगल देखेंगे 45 डिग्री होगा। स्लोप कितना है, -1 का। स्लोप कितना है, y इज इक्वल्स टू, देख लो स्लोप कितना है, -1 का। ये y एक्सिस हो गया बेटा, ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया सर, x एक्सिस हो गया। सर ये जो -1 है वो स्लोप हो गया, और ये y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट किसके बराबर, log k के बराबर आ जाएगा। स्लोप कितना आ गया, -1। श्योर है। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा अगर मैंने एक कंडीशन बताई तुमको तो भैया देख लेना, इसको क्या बोलते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, N फिक्स्ड है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा अलग अलग तरीके का भी बनेगा, कल भैया आपका इंतजार रहेगा। कल आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ कल आइडियल गैस इक्वेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि और भी एक दो चीजें हैं जो कल आइडियल गैस में आएंगी। लेकिन उससे पहले भाई साहब जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा कल, तो भैया ध्यान रखिएगा।
कुछ लोग क्वेश्चंस के लिए बोल रहे थे भाई या तो आप मॉड्यूल ले सकते हो, ये पीडब्ल्यू मॉड्यूल शायद अब जल्दी जल्दी डिलीवर हो रहा है, और आप कोई कूपन कोड भी है YN, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भाई बीच में डालना जरूरी है, तो एडवर्टाइजमेंट डाल दिया मैंने। और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी भाई साहब सब कुछ मिल जाता है, प्लस क्वेश्चन बुकलेट है, बहुत सारी चीजें। जिन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स नहीं मिल रही हैं, प्लीज बेटा आप ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। कल भैया आइडियल गैस इक्वेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, बट उससे पहले 10 क्वेश्चन आपका इंतजार जरूर कर रहे होंगे। तो 10 के 10 कल कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, सोच लीजिए। चैलेंज भैया देखा, चैलेंज देख लेना, कल भैया चैलेंज है 10 क्वेश्चन। भाई अगर 10 के 10 गलत कर दिया तो 100 बार मारेगा क्या, मोटी किताब कल ही फट जाएगी फिर तो। हाँ देख लेना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अलग अलग तरीके से ना, कल भैया 10 क्वेश्चन देखते हैं किसके कितनी बार पिटाई होती है कल। और कल भाई साहब चैलेंज है, 10 आउट ऑफ 10 लेके आइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मोटी किताब आपके बगल में होनी चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लेके शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं। बाकी भाई साहब आइडियल गैस इक्वेशन, गैस के बारे में जहां भी आपको डेली लाइफ में दिखे सोच सकते हैं। कोई भी अगर कोई गैस कहीं पर रिलीज हो रहा है या दिख रहा है तो फटाफट उसका प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ मेजर कर सकते हैं कि आप किस रूम में हैं, उसके अंदर अगर कोई गैस कहीं रिलीज हो रही है मतलब इस रूम का वॉल्यूम हो गया, प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर घर का आपको पता ही होता है। फटाफट आप सामने वाले बंदे को बता सकते हैं कि देखो भाई साहब आपने जो गैस अभी निकाला है वो इसके उसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, ठीक है, आप उससे निकाल सकते हैं। ओके गाइस, कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय, एंजॉय करो।